सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन हुई है आज मेरी अहमद अली मलिक से। अहमद अली मलिक ओकलैंड यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनकी एक जर्नी है जो उन्होंने लाहौर से स्टार्ट की और फिर डेनमार्क और यूरोप के मल्टीपल और कंट्रीज, और उसके बाद अल्टीमेटली करंटली ही इज सर्विंग इन ओकलैंड यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इनकी पूरी स्टोरी सुनने में, प्लस ये कि मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इसके अंदर डेनमार्क के बारे में, जर्मनी के बारे में और डिफरेंट यूरोप के कल्चर्स के बारे में, प्लस ये कि यूरोप और यूएस के दरमियान के डिफरेंस के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में, वहाँ की सैलरीज के बारे में, क्या डिफरेंस होता है सैलरीज के अंदर, प्रोफेसर्स को क्या सैलरीज मिलती हैं, लेट्स से ओकलैंड यूनिवर्सिटी या लेट्स से यूएस के अंदर, या जर्मनी के अंदर, या लेट्स से डेनमार्क के अंदर क्या सैलरीज मिलती हैं। कोई काम कर रहा हो बंदा तो उसको कितनी सैलरी मिल रही होती है। मास्टर्स उन्होंने डेनमार्क से किया तो उन्होंने थोड़ा सा वो डायनामिक्स बताया कि वो मास्टर्स डेनमार्क करने क्या गए थे। उनकी बहुत अच्छी जॉब लगी हुई थी सुई गैस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी वो मास्टर्स करने चले गए और उसके बाद अल्टीमेटली उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस खुलते रहे। और करंटली भी काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ वो एजुकेशन के मतलब इस डोमेन के अंदर हैं जिसमें वो पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल बहुत सारी कंपनीज के अंदर कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे बात करके, और उनकी कुछ चीज़ें जो मैं बार बार अपने चैनल पे भी बात करता हूँ कि प्रोडक्टिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। जो यंग लोग हैं उनके अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। स्किल उस सेंस में नहीं कि आप को पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई डेफ़िनेटली करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप अपना जो खर्चा होता है वो खुद उठा सकें। उन्होंने उस बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की है। प्लस ये कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से लोग अपनी फंडिंग ले सकते हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, अगर बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको फंडिंग लेने के लिए। अपना सोशल मीडिया किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसको इम्प्रूव रखना चाहिए ताकि आपको अप्रोच कर सकें। इस वक़्त भी उनके पास कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है कि उन रिसोर्सेज़ के लिए वो जो जो फंड उनके पास एलोकेट हो गया है, उसके लिए कोई उनको लोग मिल जाएँ। तो इसलिए अपॉर्च्युनिटीज़ हर जगह होती हैं, हर वक़्त होती हैं, लेकिन आपको उस सही जगह पर पहुँचना इम्पोर्टेंट है, और सही जगह पे पहुँचने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करनी चाहिए। इसके अलावा उनसे मैंने उनकी उनके पर्सनल फाइनेंस का जो उनका पैशन है, उस पे भी बात की है। वो किस तरह से उन्होंने स्टॉक्स की जर्नी स्टार्ट की अपनी, और फिर आई एम हैप्पी कि बीइंग अ पाकिस्तानी, जो कि बहुत कम लोग होते हैं पाकिस्तानी जो इतने सेवी होते हैं चीज़ों में, तो वो उनको पता था कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी है। रिसेंटली स्टार्ट किया, लेकिन एटलीस्ट उनको पता है कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, डिस्कस कर रहे थे वो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई एस्पायरिंग स्टूडेंट है यूएस के लिए या फिर दूसरे कंट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके हिसाब से। तो उन्होंने वो भी उस बारे में बताया कि यूएस का कैसा ऑप्शन है, क्या फ़ीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लिविंग कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस के अंदर अगर आप पढ़ते हैं, जाते हैं, रहते हैं। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बातें की हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट के अंदर वैल्यू मिले, और वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। थैंक यू अली, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय इन्विटेशन, और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त। अली, आपका मैंने लिंक्डइन प्रोफ़ाइल देखा अभी अगेन। मैं सबको बोलता हूँ लिंक्डइन बहुत इम्पोर्टेंट है। लिंक्डइन के थ्रू मैंने और बहुत सारे लोगों से रीच आउट, मुझे लोगों ने किया और मैंने उनको किया, तो मुझे आपकी प्रोफ़ाइल तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा-सा बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन दें कि व्यूअर्स को, कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया? इट वाज़ अ फ़ैसिनेटिंग जर्नी कि आपने आई थिंक 10 साल ऑलमोस्ट 13 इयर्स पहले या 14 इयर्स आपने पास आउट किया था फ्रॉम लाहौर, और उसके बाद से क्या जर्नी रही है? बल्कि उससे भी पहले बताएँ कि शुरू से क्या था और अभी कहाँ पर हैं? अच्छा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। मैं आपका बहुत अरसे से लिसनर हूँ, आपका फॉलोअर हूँ आपके पॉडकास्ट का। तो मेरा नाम अली है, अली अहमद। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ओकलैंड यूनिवर्सिटी, मिशिगन, यूनाइटेड स्टेट्स में। और बीइंग अ प्रोफेसर मैं रिसर्च करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को, मैन्युफैक्चरिंग, मोर स्पेसिफिकली फ्यूचर की फैक्ट्रीज को। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक ह्यूमन एंड रोबोट टीम्स और डिजिटल ट्विन्स और इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आप ठीक कह रहे हैं, मैंने ग्रेजुएशन की थी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसका डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अब चीज़ें भूलने भी लग गई हैं। तो वो वहाँ से मैंने बैचलर किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 2010 के एंड पर। और लेकिन उससे पहले मैंने डीएई किया था, मतलब इट इज़ समथिंग डिफरेंट कि वो मैंने एफएससी नहीं की थी, डीएई किया था, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में। और उसमें वो अ, अगरचे डीएई वालों की फ्यूअर सीट्स होती हैं बीएससी प्रोग्राम्स में, तो वो ऑफन जिनके वो टॉप
के जो चंद स्टूडेंट्स होते हैं उनका ही एडमिशन होता है। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम, उस पे कभी फिर बात होगी। लेकिन ये है कि उसमें फिर वो मेरा बीएससी इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, वहाँ से बीएससी की, फिर अम, बीएससी खत्म होने से पहले ही मैंने एक स्टील इंडस्ट्री थी लाहौर में, शाहदरा के करीब, वहाँ जॉब शुरू कर दी। वो एक छोटी कंपनी थी, लाइक बट इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे वो चीज़ें कि जो बुक्स में पढ़ी तो थी, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो वहाँ पर समझ आई। मतलब अरे अ लिस्ट ऑफ थिंग्स के जो शायद ज़हनों में ही हम खुद को इंजीनियर तो समझते थे, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल गलत या यूँ कह लेंगे बहुत सरफेस लेवल पर समझते थे। मिसाल के तौर पर अगर एक शाफ्ट है, तो वो शाफ्ट पढ़ा हुआ था कि कैसे डिज़ाइन करती हैं, लेकिन जब वो पहली दफ़ा डिज़ाइन करने लगा एक्चुअल प्लांट के लिए, तो समझ आई कि नहीं भी इसमें शाफ्ट नहीं होती, शाफ्ट बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है। खैर बहरहाल उसके बाद जो है फिर मैंने जॉइन किया एसएनजीपीएल को, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो वहाँ मैंने तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल काम किया और उसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा थी। अगरचे मैं एज़ इंजीनियर काम कर रहा था, लेकिन जो ऑफ़िसेज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है। तो वो पब्लिक डीलिंग लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कोई सवा साल काम किया, 1 ईयर एंड फ्यू मंथ्स, तो मुझे पता चला कि डेनमार्क में इस तरह का स्कॉलरशिप होता है एमएससी इंजीनियरिंग का। उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया। उससे पहले मेरा व्हेन वाज़ माइंड दैट? बन चुका। व्हेन वाज़ दैट? इट वाज़ अर्ली 2013। ओके। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया और अच्छा, उससे पहले मैं माइंड बना चुका था कि मज़ीद नहीं पढ़ना, बीएससी इंजीनियरिंग हो गई बस, इट इट इज़ अच्छा। इट इज़ द एंड। एजुकेशन का बस अब एंड हो गया, अब मज़ीद नहीं पढ़ना। वो बीएससी एक ना, वो मेरा ख्याल है वैसे भी वो शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, पता नहीं, बहरहाल मुझे वो एक जो है ना वो ऐसा लगता था कि बस अब मज़ीद नहीं पढ़ना। लेकिन ख़ैर वो अप्लाई किया और उसमें कोई इंटरव्यू वग़ैरह हुए। ऑनलाइन एक ही इंटरव्यू हुआ और कोई उसके बाद उन्होंने मुझे ओके कर दिया कि ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड टू थिंक कि बस अब मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, क्योंकि मैं पहले वो एक सेठ कल्चर में काम करके आया था, एक छोटी कंपनी में, फिर सुई गैस में आया, तो एक लिबर्टी या एक फ्रीडम जो है वो महसूस हुई और थोड़ा इनकम में भी चेंज आया, थोड़ा पब्लिक डीलिंग होने लगी, तो वो लोगों से जो इंटरेक्शन होती है तो उसमें आपको थोड़ा फ़ील होता है कि आप अम, थोड़े छोटे से ऑफिसर भी हैं। तो वो मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो करते रहे वो फैक्टर्स कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं काम करना चाहिए और 10-15 साल में मैं चीफ इंजीनियर हो जाऊँगा, तो इससे अच्छा क्या है पाकिस्तान में। हुँ। Uh, but after a lot of thoughts and after discussing it with a few people के जो ओगरा और कुछ और इदारों में सीनियर पोजीशंस पर थे, ये मुझे हमेशा एक बहुत एज रहा है। या शायद मेरी पर्सनालिटी में है कि मैं जो सीनियर लोग होते हैं, काफ़ी सीनियर, उनसे गाइडेंस ले लेता हूँ, मतलब बिला झिझक। और मैंने देखा है कि वो भी बहुत ओपन होते हैं उस वक़्त, वो बड़े कंफर्टेबली अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आपको गाइड करते हैं, जो जूनियर्स होते हैं। तो उनकी गाइडेंसेस को सुनकर तो मैंने डिसाइड किया कि आई शुड मूव, एंड देन आई मूव टू डेनमार्क। इट वाज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक्चुअली आई अच्छा, जब ट्रैवल्ड आप फॉर द डेनमार्क फर्स्ट जा टाइम। रहे थे तो आपने ये सोचा था कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएँगे मास्टर्स करने के बाद या आपने सोचा था कि आप जा रहे हैं तो फिर जा रहे हैं? मैंने सोचा कि बस अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एंड ठीक है। एंड और उसमें ये भी है कि मैं मतलब मैं कोई मतलब मेरी जो इनकम या मेरी जो फैमिली की इनकम थी, वो आप कह लें कि हम कोई अपर क्लास से बिलॉन्ग नहीं करते थे, तो मेरे लिए वो इवन वो जो टिकट बाय करना प्लेन का, दैट वाज़ इवन दैट थिंग वाज़ कॉम्प्लिकेटेड। और जब मैंने वो हुँ। बाय वगैरह कर लिया तो फिर मुझे लगा कि बस अब ये तो एंड है, पता नहीं दोबारा टिकट मैं कब बाय करूँगा और वापस आऊँगा। राइट, तो मतलब राइट, कोई इस राइट। तरह की सिचुएशन थी। हुँ, तो और वापस आने का कोई प्लान भी नहीं था। मतलब ज़हन भी हुँ, यही बना हुआ था कि बस अब वहीं वहीं पे ही फ्यूचर वहीं है। हुँ। तो बहरहाल वहाँ डेनमार्क पहुँचा और वहाँ से फिर मुझे ट्रेन लेनी थी, वो मुझे आज तक नहीं भूलता। तो वो एयरपोर्ट पे उतरना था, वहाँ से ट्रेन लेनी थी और बिल्कुल डेनमार्क का जो है एक उस तरफ वो लास्ट सिटी था उस डायरेक्शन साउथ साइड पर। और वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़, ये डेनफोर्स एक बड़ी कंपनी है वहाँ की, उनका प्लांट है, लिनक्स है।
लेगो वहाँ से कुछ फासले पर है, बिलोन सिटी में, लेकिन बहरहाल थोड़ा वो भी साउथ का ही रीजन आ जाता है। तो वहाँ पर पहुँचा, फिर मास्टर्स किया। इट वाज़ कॉम्प्लिकेटेड, दैट वाज़ अ टफ टाइम बिकॉज़ आपने जो टाइम गुज़ारा होता है जॉब करते हुए, तो आपके जो हैबिट्स हैं वो आदत तब्दील हो चुकी होती हैं। फिर उसको दोबारा स्टूडेंट की तरह आना। दूसरा ये कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा था कि जो लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं अम, वो इवनिंग में आते हैं और जब वीकेंड पर आते हैं 2-3 घंटे के लिए और साथ जॉब कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन जब जॉइन किया तो ऐसा नहीं था। इट वाज़ लाइक फुल टाइम फ्रॉम हुँ। मॉर्निंग टू इवनिंग, और उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता था लैब्स में इस तरह। तो कितने साल का दैट वाज़ मास्टर्स था ये डेनमार्क में? 2 इयर्स, 2 2 इयर्स। इयर्स का था, ठीक है। वो किया, और उसके बाद फिर मुझे एक जॉब मिल गई डैनफोर्स में। डैनफोर्स बड़ी कंपनी तो है, आप बिल्कुल कंप्लीट स्कॉलरशिप पर थे डेनमार्क में, आपको कोई जॉब वॉब नहीं करनी पड़ रही थी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो वो स्कॉलरशिप है, यही प्रोग्राम, अब ये ऐसे हो चुका हुआ है कि इसमें ट्यूशन फी भी कवर्ड है और लिविंग स्टाइपेंड भी शामिल है। लेकिन जब मैंने जॉइन किया था तो उस वक़्त उसमें लिविंग कॉस्ट शामिल नहीं थी, सिर्फ़ सिर्फ़ ट्यूशन फीस की वेवर थी। ल बट फॉर आफ्टर फर्स्ट ईयर दे गिव मी लिविंग स्टाइपेंड एज़ वेल। तो स्टार्ट इसलिए भी थोड़ा-सा जो थे वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स वो मुश्किल थे। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक स्टूडेंट जॉब मिल गई। वो इस तरह हुआ कि वहाँ जो सिटी गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं, जो सोनाबॉक सिटी का नाम था, तो सोनाबॉक कॉमन जो सिटी गवर्नमेंट है। तो वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स करते थे, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, हाई स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के। तो उनके लिए उन्होंने एक टीम बनाई हुई थी स्टूडेंट्स की ही, जो उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती थी। उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक वेबसाइट का मैनेजर है, एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए था। तो मैंने उसमें फाइनेंस मैनेजर के लिए अप्लाई किया, तो वो अच्छा, उन्होंने मुझे उसके लिए सिलेक्ट कर दिया, फाइनेंस मैनेजर। अच्छा। तो फिर वो जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स होते थे उनके फाइनेंस मैनेजर था, लेकिन उससे मुझे इतने पैसे मिलने लग गए कि मेरे जो कॉस्ट है लिविंग की वो पूरी होने लगा। और उसके बाद डैनफोर्स में काम किया, दैट वाज़ अ बिग चेंज, क्योंकि वो पहला बिग चेंज था, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इनकम के इवन सुई गैस के उनसे, मतलब आप कह लें कि जो सिग्निफिकेंट जंप जो था, वो था। हुँ, हुँ। और वहाँ मैंने कुछ डेढ़ डेढ़ साल काम किया, तो फिर मेरे जो प्रोफ़ेसर थे जिनके साथ मैंने मास्टर्स का थीसिस किया था, वो भी इसी डोमेन में थे, फ्यूचर फैक्ट्रीज़ और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह एक प्रोजेक्ट है। एक्चुअली डेनमार्क में क्या होता है, इवन मैं समझता हूँ कि जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप है वो बहुत एडवांस्ड है एज कंपेयर टू मैनी अदर एडवांस्ड कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इवन यूएसए, यूरोप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो ज़्यादा इवॉल्व है। तो उसमें क्या है कि वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एकेडमी ऑफ डेनमार्क, मेड, और वो गवर्नमेंट एंटिटी है जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स करती है। और उसमें पीएचडी भी प्रोग्राम होते हैं, पोस्ट डॉक्स भी, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो और उसमें जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको मतलब एक फुल सैलरी मिलती है, जो एक नॉर्मल इंजीनियर की सैलरी होती है, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा मिलती है। और आप 2 से 3 दिन कंपनी में काम करते हैं, 2 से 3 दिन यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, और इस तरह आप रिसर्च अपनी जब वो कंप्लीट करते हैं पीएचडी के लिए। तो मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे कहा कि इस तरह एक प्रोजेक्ट है और वो इस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना चाहते हैं, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो अ, अच्छा, लेकिन जितनी मैं डैनफोर्स में सैलरी ले रहा था उससे मुझे फिर थोड़ा नीचे आना था। और लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इन द लॉन्गर रन ये मुझे बेनिफिट देगी, तो मैंने उसको क्विट किया। अम, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अगेन मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस, डैनफोर्स का पहला पहला एक्सपीरियंस था एक बिग कंपनी का। और वहाँ जो मेरे बॉस थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे लीडर थे। सो अगर आप एक्सपर्ट हैं, डेफ़िनेटली पैसे भेजते होंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। अगर आप यूएई, यूएस, कनाडा कहीं भी बेस्ड हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऐप का ऑप्शन है जो कि रिमिटली है। रिमिटली के थ्रू आप जब भी मेरे रेफ़रल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 40 दिरहम्स का रेफ़रल बोनस मिल सकता है या 40 रियाल्स का रेफ़रल बोनस मिल सकता है या लेट्स से $20 का रेफ़रल बोनस मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन किस लोकेशन पर हैं। तो रिमिटली की ऐप का जो रेफ़रल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जॉन हॉल तो और डेनमार्क में आपको जब आप काम कर रहे थे तो उस टाइम पर सिटीज़नशिप का रूट था वहाँ पर उस वक़्त? अच्छा सिटीज़नशिप का रूट बिल्कुल मौजूद था। ये वो टाइम था जब आहिस्ता-आहिस्ता अम, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये टफ़ कर रहे थे अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को। वहाँ पे गवर्नमेंट्स भी कुछ ऐसी आ चुकी थी और उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि एक वो सीरिया वाला इश्यू भी चल रहा था और इमिग्रेशन वहाँ से भी बहुत सी हो रही थी। तो वो इमिग्रेशन के रूट्स को टफ़ कर रहे थे। उससे पहले जो एजुकेशन का टाइम था वो भी काउंट होता था टुवर्ड्स योर सिटीजनशिप, लेकिन ये उस टाइम मेरे ख्याल में जब मैं फर्स्ट ईयर में था मास्टर्स में, उस वक्त ये डिसीजन हुआ कि नहीं आप आइंदा से ये टाइम काउंट नहीं होगा। ओके। पीएचडी काउंट होगी क्योंकि पीएचडी डेनमार्क में जॉब कंसिडर होती है, वो स्टूडेंटशिप कंसिडर नहीं होती। मतलब जो पर्सन पीएचडी कर रहा है वो स्टूडेंट वाले बेनिफिट्स नहीं ले सकता। इट इज डिफरेंट फॉर एग्जांपल हुँ, कंपेयर टू यूएस। यूएस में पीएचडी स्टूडेंट स्टूडेंट होता है लेकिन डेनमार्क में वो ऑन जॉब होता पर्सन होता है। तो हुँ, इसलिए पीएचडी का टाइम काउंट होता है। अच्छा उसमें फिर ये भी है कुछ उन्होंने मेथड्स एलोकेट किए हैं कि आप फास्टर परमानेंट रेजिडेंस भी ले सकते हैं अगर आपके पास एक फुल टाइम जॉब है और वो अ, उसमें आप है सर्टेन अमाउंट जो है वो सैलरी लेते हैं उसका एक अमाउंट उन्होंने सेट की हुई है और उसके अलावा आप एजुकेशन सॉरी जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट करते हैं लैंग्वेज सर्टिफिकेशन तो आप फास्टर पीआर भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो कोई 8 साल का टाइम लगता है आपको राइट, पीआर लेने में। 8 साल के राइट। बाद मज़ीद कोई तकरीबन 4 साल लगते हैं ओह! नेशनैलिटी के लिए, ओके, जो तो काफ़ी बहुत लंबा लंबा रूट है। हाँ, हाँ, बहुत लंबा रूट है। राइट, तो आपने फिर वहाँ से पीएचडी कंप्लीट की डेनमार्क से और उसके बाद राइट। जॉब वहीं पर करते रहते या बीच में ही कुछ ऐसी ऑप्शंस आए थे कि आप मूव हुए थे? हाँ, जब मैंने पीएचडी कंप्लीट खत्म होने वाली थी तो मेबी आई वाज़ लकी इनफ और मेबी मेरी डोमेन कुछ ऐसी थी कि उसकी उसकी डिमांड थी और उस वक़्त पीएचडी कंप्लीट होने से पहले ही मुझे तकरीबन कोई 5-6 मुख्तलिफ जगहों से जॉब ऑफर्स थी और जो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी जॉब ऑफ़र की। मैंने रिलक्टेंटली वो जॉइन की, लेकिन मैं ऑलरेडी सीमेंस के साथ जो है वो प्रोसेस में था, हायरिंग प्रोसेस में। और लेकिन जॉइन करने के कोई 2 माह के बाद ही सीमेंस ने मुझे ओके कर दिया, तो देन आई मूव टू सीमेंस। सीमेंस रनिंग अपनी जो विंड टर्बाइन्स मैन्युफैक्चरिंग। डेनमार्क में ही? राइट, डेनमार्क में। ओके, राइट। तो सीमेंस का जो हेड ऑफिसेज़ हैं ज़्यादा वो तो जर्मनी में हैं, लेकिन डेनमार्क में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है। हुँ, और ये जो डिपार्टमेंट था ये स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स था जो कि डायरेक्टली सीईओ ऑफिस के अंडर आता था। और ये क्या करते थे कि ये एक ग्रुप था एक्सपर्ट्स का मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में जो कि फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज जो हमें अपने विंड टर्बाइन्स के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में इंटीग्रेट कर सकते थे या करनी चाहिए, उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ टेस्ट बेड्स, यूज़ केसेस डेवलप करते थे हम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जो है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग एक्सपर्ट है, एक दूसरा बंदा जो है वो अ, बिग डेटा में है, कोई आईओटी में है, कोई न्यू मटेरियल्स में है। तो इसी तरह मैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा था। उसमें हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम विंड टर्बाइन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये बहुत ज़्यादा मैनुअल है इस वक़्त जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं क्योंकि तो ये यूरोप में अ, विंड टर्बाइन मैं स्कॉटलैंड गया था तो वहाँ पर मैंने देखा था एक वो अ, एक तरह का गार्डन है विंड टर्बाइन का, तो बनता कहाँ है ये विंड टर्बाइन यूरोप में? बेस यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग किधर? हाँ, डेनमार्क में अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग है, वो हुँ, जर्मनी में है और अच्छा, उसके अलावा नीदरलैंड्स में भी है। इस डेनमार्क में तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ये सीमेंस का प्लांट है, इसके अलावा वेस्टास एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका प्लांट है, फिर ये जनरल इलेक्ट्रिक का भी वहाँ एक प्लांट है जो किसी और मतलब सब्सिडियरी है शायद एलम विंड उसका नाम है, तो वो ब्लेड्स बनाते हैं जीई के लिए। हुँ, तो लेकिन इसमें विंड टरबाइन के 3 बेसिक कंपोनेंट सॉरी आई एम इंजीनियर तो मैं उस तरफ से मूव हो हाँ, जाता हूँ। तो वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक टॉवर होता है, ब्लेड्स और नसेल।
तो इनके लिए अलग-अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। तो ब्लेड एक बिल्कुल अलग, उसके लिए आपको एक कंप्लीटली एक सेपरेट और लार्ज फैसिलिटी चाहिए। तो ब्लेड्स अ, एक और आलबर्ग सिटी में बनते थे। हम यहाँ नस्ल के लिए जो है वो ब्रांडे सिटी था, वहाँ काम कर रहे थे। फिर हम जर्मनी में एक नया प्लांट लगा रहे थे, कुक्सटाउन में, तो उसपे मैं काफ़ी इन्वॉल्व था। तो ये राइट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ यहाँ फिर मतलब एक एक आप कह लें कि ह्यूज लेवल, ये बल्कि ह्यूज शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन एक हायर लेवल पर जो मैनेजमेंट है उसको देखने का, या वो किस तरह सोचते हैं, वो जब डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वो उनके सामने क्या फैक्टर्स होते हैं, तो उनको सामने रखते हुए कैसे आपने अपनी वर्किंग को अडॉप्ट करना है। तो इन दैट रिगार्ड दैट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। राइट। उसके बाद आप जर्मनी यहीं डेनमार्क में ही रहे या यूरोप में कहीं और भी काम किया बिफोर मूविंग टू यूएस? अच्छा, आफ्टर 2 इयर्स मुझे मैंने अप्लाई किया एक कम ये जो डेनफोर्स कंपनी, जिनके मैं पहले डेनमार्क ऑफिस में था मास्टर्स के बाद, तो उनका ये एक ऑफिस हैम्बर्ग में था। और उनको एक एक्सपर्ट चाहिए था वर्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वहाँ मुझे उन्होंने हायर किया वर्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट के तौर पे, और एट दैट टाइम दे ऑफर्ड मी वेरी गुड सैलरी। और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उस जॉब ने भी, और वैसे भी मुझे लगा कि इट इज़ क्वाइट अ जंप। अ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी, इनसे भी मैं ऑलरेडी यूएस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा था। अब ये है कि यूएस मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता था, मतलब बहुत सालों से। और एक दफ़ा मैंने विज़िट भी किया किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वर्किंग एनवायरनमेंट क्या, खैर वर्किंग एनवायरनमेंट तो 1-2 हफ्तों में आप इतना नहीं उसको अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन जो भी उस यूएस किया, या लोगों से मिल के जो अंदाज़ा हुआ वो ये था कि यहाँ मुझे मूव होना चाहिए। अ, तो लेकिन क्या है कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ आउटसाइड ऑफ द यूएस बहुत कम हायरिंग करती हैं, ओके। बहुत कम। आप इसका अंदाज़ा इससे कर लें कि अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में हम सिर्फ़ 2 प्रोफ़ेसर हैं जिनकी पीएचडी यूएस से बाहर से है, वरना सब अच्छा, वही हैं जिनकी यूएस में से है अच्छा, पीएचडी। अच्छा। ओके। और इसमें भी यूँ है कि यहाँ के जो हेड थे इस डिपार्टमेंट के, ये जर्मनी आए हुए थे, वहाँ मेरी इनसे इंटरैक्शन हुई, फिर कुछ अर्सा लिंक्डइन पर मेरा इनसे कनेक्शन रहा। एक-दूसरे को मतलब हम फ़ॉलो करते रहे, कभी मैसेज भी होते रहे, कोई 1-2 टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई। और हुँ। फिर इन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास एक पोज़ीशन है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई। और मैंने अप्लाई किया, एंड अम, इंटरव्यू हुआ, और फिर यहाँ से तो ये दोनों जो ऑफ़र्स थी, जर्मनी वाली और ये, आप कह लें कि इन पैरेलल ये पैरेलल चल रही दोनों थी, ऑफ़र्स हुई। ठीक है। और आपने ऑप्ट किया फिर जब यूएस का टीचिंग असिस्टेंट आई मीन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो ऑप्शन हाँ, मिला था आपने वो चूज़ कर लिया। इनिशियली आई डिसाइडेड टू मूव टू हैम्बर्ग। और मैंने उसके लिए, उसमें फिर वो एक ऑप्शन होता है ब्लू कार्ड का, जर्मन ब्लू कार्ड का। मैंने हुँ। उसके लिए अप्लाई भी कर दिया, वो जर्मन ब्लू कार्ड इश्यू भी हो गया। लेकिन बट आप यूँ कह लेंगे दैट दैट वाज़ अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी अगेन। और इट वाज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड। और लेकिन फिर मैं फाइनली आई मूव टू द यूएस। ये यूएस कब मूव हुए थे आप? ये मैं मूव हुआ था दिसंबर के एंड 2022। राइट, ओके। काफ़ी टाइम आपने यूएस आई मीन यूरोप में गुज़ारा, ऑलमोस्ट 10 साल गुज़ारे वहाँ पर आपने। हाँ, 9 इयर्स एंड फ्यू मंथ्स। सही, 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 सही। तो अभी तो मैं आपसे पूछता हूँ ये जो पूरा इमिग्रेशन प्रोसेस है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसके अंदर यूरोप आई मीन अगर आप बात करें कंपैरिज़न बिटवीन द यूएस बाकी दूसरे कंट्रीज़ से यूरोप और यूरोप के अंदर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर प्लस इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग रहते हैं यूरोप में वो क्या फ़ील करते हैं और कंपेयर टू यूएस, तो वो सारी बातें करते हैं। जस्ट इफ यू कैन कंप्लीट कि अभी आप क्या कर रहे हैं, फिर वहाँ से लेके 2022 से लेकर अब तक यूएस में आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम उस पे बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। और ठीक है। यूएस का जो वर्क कल्चर है प्रोफ़ेसर्स के लिए को लेकर, वो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कि वो अच्छा,
इसमें ये भी है कि यहाँ 2 कैटेगरीज़ होती हैं प्रोफ़ेसर्स की, एक को कहते हैं टेन्योर ट्रैक और एक नॉन टेन्योर ट्रैक। तो जो टेन्योर ट्रैक होते हैं वो ऐसा है कि उसमें वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ उनकी हायरिंग होती है और उनको ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। तो मैं भी उसी तरह हूँ टेन्योर ट्रैक में और दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। और जो उनका रिसर्च डोमेन हो, फिर वो हम जो है जो अदर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनको फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह मेरे पास इस वक़्त एक यहाँ पे डिपार्टमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी नेस्ट, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो उनके साथ मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे फंडिंग दी हुई है। इसी तरह एक जर्मन कंपनी फेस्टो है, मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किया। अ, और अभी एक जनरल मोटर्स के साथ मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इसी तरह यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ एक प्रोजेक्ट है। तो ये लेकिन ये जो सब प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्या है कि ये वही जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि हमारी जो यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो कैसे इवॉल्व हो सकती हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अब्ज़ॉर्ब कर सकती हैं, इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। और उस ज़ाहिर है कोई भी आप एक नई टेक्नोलॉजी ले लें मिसाल के तौर पर अगर आप रोबोटिक्स ले लें, तो रोबोटिक्स में बहुत से चैलेंजेस मतलब वो सिर्फ़ ऐसे नहीं है ठीक है ये कंपनी कूका है, फानुक है, यूनिवर्सल रोबोट है, ये रोबोट बनाकर देते हैं लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना है अपनी कंपनी के अंदर फ्लोर पर, उसके जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उनको कैसे आपने एड्रेस करना है और वो अनएड्रेस्ड चैलेंजेस हैं। तो हुँ। उस कॉन्टेक्स्ट में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो तो इस आपके वक़्त ये पास चल रहा है। हाँ, तो आप टीच भी करते हैं? मतलब स्टूडेंट्स होते होंगे आपके पास? चलें बिल्कुल, उस पे भी मैं मैं आता हूँ। वो बिल्कुल एक अलग ठीक ही है, टॉपिक है कि मैं श्योर। स्टूडेंट्स के बारे में पूछूँ, अब एजुकेशन के बारे में पूछूँ। चलें अभी आप मुझे ये बताएँ कि लेट्स से कोई बंदा यूरोप जाना ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है कोई बंदा और वो जाना चाहता है पढ़ने के लिए कोई बच्चा, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट बाद में हम प्रोफेशनल लाइफ पे भी बात करते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट मेरी अभी कुछ दिनों पहले अभी वो पॉडकास्ट ऑन एयर नहीं गई है, शायद इस पॉडकास्ट से पहले आ जाए। वो जर्मनी में एक होते हैं, उनसे बात हुई थी, वो बीइंग अ स्टूडेंट गए थे जर्मनी। अब वो ट्राई कर रहे थे बाहर जाने की दोबारा। लेकिन ही पेंटेड अ वेरी नाइस पिक्चर फॉर ऑफ यूरोप ओवरऑल, कॉस्ट वाइज़ भी बच्चों के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर अभी भी आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे अगर पाकिस्तान से कोई बंदा बाहर जाना चाहे? तो स्टूडेंट के लिए यूएस बेहतर है, यूके बेहतर है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं वो कॉस्ट वाइज़ भी और वैसे भी आगे अपनी लाइफ़ के लिए भी? अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी भी मैं कई बार सोचता हूँ कि क्योंकि जो जो बच्चे जिन्होंने यूएस से एजुकेशन ली हुई है, ज़ाहिर है उनके पास यूएस में उनकी एजुकेशन कंप्लीट होते-होते ही वो पीआर मतलब परमानेंट रेज़िडेंट या ग्रीन कार्ड ले चुके होते हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होती है निस्बतन उनसे जो बाद में मूव हुए हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या मुझे भी यूएस में नहीं पढ़ना चाहिए था? लेकिन जब मैं लार्जर या बिगर पिक्चर को देखता हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि अगर मैं दोबारा से स्टार्ट लूँ, तो आई विल स्टिल प्रेफर टू गो टू यूरोप एंड एक्चुअली डेनमार्क। तो उसमें ये है कि अम, ज़ ज़ाहिर है ये एक आसान डिसीज़न नहीं होता अगर कोई बच्चा पाकिस्तान से मूव होने लगा है, उसमें मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो जो उस बच्चे का है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उनको जाना चाहिए। उनको यूरोप या यूएस जिस मुल्क में भी वो जाना चाह रहे हैं, वो जाना चाहिए और उसमें बहुत सी ऐसी लर्निंग है जो उनको पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। वो मुमकिन नहीं है और उसके बाद जो उनके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो जो एनवायरनमेंट चाहिए वो पाकिस्तान में इन मोस्ट केसेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर उनके कोई ड्रीम्स हैं, अगर तो वो सिर्फ अगर एक जॉब मिल गई है और उसमें उनको एक रीज़नेबल अमाउंट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गवर्नमेंट की भी कोई जॉब ले लेते हैं और उनको कोई 70,000 80,000 या 100,000 रुपीज़ मंथली मिलते हैं और उनको लगता है कि दैट इज़ फाइन फॉर मी एंड फॉर सम पीपल इट इज़ फाइन। तो ठीक है, मतलब सही है, लेकिन अगर आपके कोई बिगर ड्रीम्स हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशंस नहीं है, देन यू हैव टू मूव टू सम अदर कंट्री और ज़ाहिर है आपको कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेंगी, लेकिन अ, लेकिन उसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं।
अच्छा, अब यूरोप में आपको क्या है कि जो फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अच्छा है। आपको यूरोप में जो है वो चूँकि वो वेलफेयर स्टेट्स के मॉडल्स हैं, तो आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा भी सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे हैं। अब वहाँ आप यूँ कह लें, फॉर एग्ज़ाम्पल डेनमार्क में जो क्राइम रेट है वो नियर टू ज़ीरो है। आप मतलब बहुत सेफ फ़ील करते हैं। अ कल्चरली भी आपको एक बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। आपका जो सोचने का अंदाज़ है वही बदल जाता है। और फिर इसी तरह जो टेक्नोलॉजी को लेकर शायद पाकिस्तान में हम बहुत सी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नावाकिफ़ थे, कि जो हमने वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में उनको एक्सपीरियंस किया। चूँकि उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, तो हर एक स्टूडेंट को उन टेक्नोलॉजीज़ से खेलने का मतलब साइंटिफिक टर्म्स में खेलने का इतना मौका मिलता है कि वो इतना उन का एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है ग्रेजुएशन तक ही, कि वो मतलब ऑलमोस्ट एक्सपर्ट बन चुका होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर 3D प्रिंटिंग है, तो 3D प्रिंटिंग में तो मैंने मास्टर्स के दौरान इतनी 3D प्रिंटिंग की थी कि मेरे पास मतलब एक वो लार्ज बॉक्स था जो फुल हुआ हुआ था प्रिंट से। और जबकि पाकिस्तान में अभी उस पे बैन है 3D प्रिंटर बिल्कुल, इंपोर्ट बिल्कुल, करने यही के। मैं कहने वाला था। एग्ज़ैक्टली। तो ये सब वो बेनिफिट्स हैं जो आपको मतलब मूव होने पर ही मिल सकते हैं, और ज़ाहिर है फिर इनकम में भी आपके काफ़ी जंप आ। अच्छा अगर आप कह रहे हैं कि यूएस आना चाहिए था, लेकिन मैं जो बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और सुनता हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूएस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी और सब लोग प्रेफ़र करते हैं कि यूएस में रहें, लेकिन हम देखते हैं कि जो वीज़ा रेजिम्स हैं यूएस की, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टिव है। तो हुँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब जर्मनी को देखता हूँ या लेट्स से मैं कनाडा को देखता हूँ या ऑस्ट्रेलिया को देखता हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा मुल्क बेहतर लगते हैं और मैं ये सोचता हूँ लेट्स से कोई बंदा अगर जा रहा है पाकिस्तान छोड़कर, तो यूएस में आपको एक बैरियर रहेगा और एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको परमानेंट रेज़िडेंसी ना मिल सके। और लेट्स से कनाडा जाते हैं, यूरोप में जर्मनी जाते हैं लेट्स से या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो आपकी बहुत चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू यूएस कि आप परमानेंट रेज़िडेंसी ले सकते हैं और उसके बाद एक एक पाथ होगा आपके पास। तो उस केस में आप क्या कहेंगे? ऑल्दो कि नॉट डिनाइंग कि यूएस एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी प्लेस है कि अगर आपको जाना है पढ़ने के लिए और उसके बाद आपको जॉब्स भी अच्छी मिल सकती हैं, पैसे भी अच्छे हैं। बट व्हाट विल यू से अबाउट द वीज़ा इश्यूज़? हाँ, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा, ये मेरा सोचने का अंदाज़ है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरा ख़्याल है पहले तो हम जो भी मूव हो रहा है उसको ये देखना चाहिए क्या वो वहाँ रहना भी चाहता है या उस मुल्क में रहना भी चाहता है, एक लंबे अरसे के लिए। हुँ, और मिसाल के तौर पे जब मैं डेनमार्क में था, आई आई हैव ऑलवेज़ गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट डेनमार्क। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शायद मैं अपना मतलब एक लॉन्ग टर्म में वहाँ रहना चाहता हूँ, तो नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। हुँ, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, और वो रीज़न्स जो हैं वो आप सोसाइटी में इंटीग्रेट बहरहाल नहीं हो सकते। दैट दैट इज़ माय वे ऑफ थिंकिंग। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ज़ाहिर है एक डिफ़रेंस मौजूद है, वो मैं उनको कोई उसमें कोई ब्लेम नहीं कर रहा। दैट इज़ नेचुरल, ये एक नेचुरल है। इवन पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में कोई आकर इस तरह रहेगा, तो वो भी नहीं कर पाएँगे। और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि अपने कल्चर्स को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं, और अपनी जो पुरानी रवायाँ बहुत ज़्यादा रवायत पसंद है, आई वुड से। तो तो उसमें जब आप वो एक फ़र्क जो है वो सोसाइटी में हमेशा मौजूद रहता है। और ठीक है, उसके मुकाबले में यूएस जो है वो दैट इज़ मच मोर ओपन फॉर इंटरनेशनल्स। और यहाँ पर ठीक है, अब ये चैलेंजेस मौजूद हैं कुछ वीज़ा को लेकर या ग्रीन कार्ड को लेकर। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी वो लोग कि जो अपनी डोमेन में मेहनत करते हैं या अपने डोमेन में अ, जो जो अपनी स्किल को पॉलिश किए रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो वीज़ाज़ और ग्रीन कार्ड हैं, ये समहाउ ये बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये आपको मिल ही जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यूएस में देखते हैं, तो वो ग्रीन कार्ड प्रोग्राम जो है EB-1, EB-2, और उसमें फिर वो नेशनल इंटरेस्ट वेवर वाली अब एक कैटेगरी है। तो वो मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ तो मौजूद हैं, अगर अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपने यहाँ रहना है। और जैसे यूएस को मैं देखता हूँ कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं एक लंबा अरसा रह सकता हूँ, या मेबी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो उसमें फिर अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं यूएस में, जो जो आप ऑप्ट कर सकते हैं।
राइट, तो मैं आपकी बात ये समझा हूँ कि यूएस इज़ द प्लेस टू लिव और आप कोई ना कोई अपना वे निकाल लेंगे। हुँ। अगर आपको रहना है तो आप कोई ना कोई अपना वे निकाल लेंगे। अच्छा, कॉस्ट पे बात करें अगर तो कंपेयर्ड टू लेट्स से बैचलर्स की बात करें, यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स की बात करें जो लोग जा रहे होते हैं। तो यूरोप में तो काफ़ी कम है क्योंकि कुछ जगहों पर फ्री भी है। कनाडा एक्सपेंसिव है, यूके भी एक्सपेंसिव है, यूएस भी एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको पता हो कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीस के बारे में और उनकी लिविंग कॉस्ट के बारे में, तो वो किस तरह से आप कंपेयर करेंगे? अ, मेरा ख़्याल है कि जो ट्यूशन फ़ीस है वो तो डेफ़िनेटली यूएस में ज़्यादा है और यूरोप में यहाँ से कम है। अब यूरोप हम एक यूरोप कह रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें हर एक मुल्क का अपना मतलब ईस्टर्न यूरोप या नॉर्दर्न यूरोप और उनके डिफरेंट है फ़ीस स्ट्रक्चर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की वही फ़ीस ऑलमोस्ट जो यूएस की है। ले अच्छा, मैंने लेकिन सुना था हाँ, स्वीडन तकरीबन हाँ। वगैरह में स्वीडन में और डेनमार्क में भी मैंने सुना था कि ये एजुकेशन फ्री नहीं है? नहीं, अब नहीं है। ये अच्छा। बल्कि मतलब आप कह लेंगे शायद 2010 अराउंड अंटिल दैट टाइम वो हुँ, फ्री हुँ। था, अभी नहीं है। अच्छा। मतलब नॉन ईयूज़ के लिए फ्री नहीं है। अगर आप यूरोपियन हैं देन इट इज़ फ्री। यूरोपियन हुँ। नेशनल्स के लिए फ्री है, हुँ, बट हुँ, फॉर हुँ। नॉन ईयूज़ इट इज़ नॉट फ्री। एंड देन इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम फीस स्ट्रक्चर जो यूएस का है। राइट। तो अच्छा और जो लिविंग कॉस्ट है वो यूएस में थोड़ी कम है एज़ कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ज़्यादा है कॉस्ट। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो नॉन यूरोपियंस के लिए यूरोप में जो ऑप्शंस हैं बीइंग स्टूडेंट्स के लिए, वो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या गवर्नमेंट की तरफ से वो थोड़े ज़्यादा हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं ग्रांट्स वगैरह के जहाँ से वो कोई स्कॉलरशिप उनको मिल जाते हैं। उसके मुकाबले में यूएस में अ, उस तरह मेरा ख़्याल है कि नहीं है। अच्छा डिपेंड करता है अगेन अगर अगर तो आप एक बच्चा जो है वो उस अच्छा मैं फिर इसको फिर वहाँ से लेकर आऊँगा कि जब वो बैचलर कर रहा हो तो मेरा ख़्याल है कि बच्चों को फ़ोकस करना चाहिए कोई ना कोई स्किल डेवलप करने पर। मतलब ठीक है आप बैचलर तो ज़रूर करेंगे, ज़ाहिर है वो उसके बगैर तो कोई चारा नहीं लेकिन आप साथ मतलब उसको सिर्फ़ उसको ना समझें कि ये अगर मैंने कर लिया डिग्री ले ली तो दैट इज़ हुँ, दैट्स ऑल। आपको कोई हुँ। स्किल डेवलप करनी चाहिए मतलब वो स्किल कोई भी हो सकती है। आप एक्सेल अच्छे तरीके से सीख लें, आप एक्सेल के अच्छे एक्सपर्ट बन जाएँ, तो वो भी आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिलाए रखेगा अर्निंग के लिए। अब वही अगर आप यहाँ आते हैं यूएस में अगर आई डोंट नो यू नेम्ड एक्सेल। मैं अभी एक कोर्स भी डिज़ाइन कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने एक फैक्ट डाला था कि एक्सेल के अंदर 500 शॉर्टकट्स हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दोज़ शॉर्टकट्स। और हुँ, अगर आप अपना हुँ, वो सारे शॉर्टकट्स नहीं तो उनमें से 80% भी अगर आप सीख लें और समझ लें, तो अपनी ऑफ़िस की लाइफ़ को आप बहुत ईज़ी कर सकते हैं। प्लस ये कि आई राइट। डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस टिकटॉक अकाउंट व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ मिस एक्सेल। वो जो एक एक खातून है जो एक्सेल की टिप्स देती हैं और उसके उसके ही अराउंड कोर्सेज़ क्रिएट करती हैं। उसका लास्ट हुँ, ईयर का रेवेन्यू जो था $2 मिलियन था, अपने हुँ, पूरे हुँ, बिज़नेस का, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेल के अराउंड घूम रहा था। तो हुँ, बिल्कुल आप सही बिल्कुल। कह रहे हैं। दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको किसी भी चीज़ के अंदर आप एक्सेल करते हैं। आज भी मुझसे लोग पूछते हैं सिविल इंजीनियरिंग बेकार है, मैं कहता हूँ यार वो तो डिपेंड करता है ना कि आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर। आप क्या एग्ज़ैक्टली। करना चाहते हैं, और क्योंकि हर चीज़ में टेक्नोलॉज़ी आ गई है, लेकिन कोई हुँ। अब डॉक्टर बेकार तो नहीं हो जाएगा ना, तो टेक्नोलॉज़ी यूज़ करेगा तो डॉक्टर भी काम कर सकता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करते हैं पाकिस्तान में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उनको एक कोर्स पढ़ाया जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का कि कोई भी प्रोडक्ट है, ये फ़ोन है, ये माउस है, इसको आपने कंप्यूटर में कैसे मॉडल करना है, ये कार है, उसका व्हील है, वो आपने कंप्यूटर में कैसे मॉडल करना है। अब ये एक बड़ी बेसिक स्किल है। ज़ाहिर है अब ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर चुकी है, अब हम इसको डिजिटल ट्विन कहते हैं, अब इसमें बहुत से नए टूल्स आ चुके हैं। इस वक़्त जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास तकरीबन 5 स्टूडेंट्स की पोज़ीशन मौजूद हैं, मेरे पास फंडिंग मौजूद है। लेकिन मैं पिछले कोई 3-4 माह से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल जाएँ जिनको सिर्फ़ कैड अच्छे तरीके से आता हो। अगली हाँ, चीज़ यहाँ वो सीख लेंगे, बट आई राइट। एम नॉट एबल टू फाइंड मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं है अगर वो इस वक़्त अगर वो कराची में है या लाहौर में कहीं से भी है, वी विल मैनेज अदर थिंग्स लेकिन वो राइट लेवल पर सिर्फ़ वो तो सीख चुका हो। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। तो अगर बच्चे को स्किल डेवलप करते हैं, तो उनको कोई ना कोई ऑप्शन मिला रहता है, वो चाहे यूएस में है, चाहे वो यूरोप में है। हुँ, मतलब यहाँ हुँ। प्रोफ़ेसर्स के पास फंडिंग होती है, यूएस का मॉडल कुछ ऐसे है, अगर प्रोफ़ेसर्स के पास फंडिंग होती है, उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्टूडेंट चाहिए होते हैं,
और वो हुँ, स्टूडेंट को हायर कर सकते हैं। जबकि हुँ, हुँ, यूरोप हुँ। में वो गवर्नमेंट लेवल पर ये चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। यूनिवर्सिटी हायर लेवल पर मतलब प्रोफ़ेसर से हायर लेवल पर आप कह लें कि डिपार्टमेंटल लेवल पर मैनेज करते हैं। राइट। अच्छा आप बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएँ कि अगर कोई आना चाहता है यूएस लेट्स से, तो उसको किस माइलस्टोन पे आना चाहिए? एज़ अ ग्रेजुएट आना चाहिए या एज़ पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए आना चाहिए? क्योंकि आप तो मास्टर्स करने आए थे। तो आपका क्या अम, इसमें ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा यूरोप में जो कॉमन ट्रेंड है वो ये है कि हायर एजुकेशन के लिए आप बी बैचलर कर मतलब आपने बैचलर किया हुआ हो तो आप यूरोप में मास्टर्स के लिए आते हैं और मास्टर्स के बाद आप पीएचडी करते हैं। अ, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं लेकिन ये बहुत रेयर होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में सिर्फ़ एक पर्सन को देखा है जिसने उसको कंबाइन करके मास्टर्स और पीएचडी किया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड यूएस में काफ़ी कॉमन है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स बैचलर के बाद एनरोल हो जाते हैं पीएचडी में, जो पीएचडी करना चाह रहे अगर हैं। आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं और आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू मैंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ़ में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें या लेट्स से एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अमेज़न के स्टॉक में इन्वेस्ट करें या गूगल के या किसी भी इस तरह की कंपनी के जो कि यूएस बेस है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत आराम से इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना सिर्फ़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको होगी, प्लस ये कि इसमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं, जो कि मैं मल्टीपल अपनी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं ज़िक्र करता हूँ कि किस तरह से मुझको डिविडेंड्स मिलते हैं और मैं उन डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको बराका के ऊपर अपना अकाउंट खोलना हो, तो मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अप टू $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है। आई होप कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द चाह वीडियो। रहे नहीं, हो। मैं आई एम टॉकिंग और अबाउट बैचलर्स और मास्टर्स, पीएचडी की तो बात नहीं कर रहा मैं। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा बैचलर। ठीक है, हाँ, सॉरी, ठीक है। हाँ, देन इट डिपेंड्स अगर अच्छा फिर मैं ये कहूँगा जिसने बाहर आना है, उसने इरादा कर लिया है कि बाहर आना है, तो फिर जितनी जल्दी आ सकते हैं आ जितनी जाएँ। जल्दी आ सके, नहीं करेक्ट, तो इवन बिल्कुल। उससे पहले आ सकते हैं तो आ जाएँ। क्योंकि हाँ, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्योंकि देखें अब जिस तरह आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी का जो वर्क कल्चर होता है, वो वेस्ट का और हमारा जो पाकिस्तान में उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो मेरी हुँ, पहली जॉब थी डेनफोर्स में, तो मैंने उसमें अभी मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं किस तरह की इवन जो कोलीग्स के साथ कम्युनिकेशन थी उसमें किस तरह की मिस्टेक्स करता था। या मिस्टेक्स कहना चाहिए या ब्लंडर्स मतलब जो इग्नोरेंस। हाँ, अननेसेसरी बातें थी हाँ, या वो कह लें कि अम, या गलत तरीके से प्रोजेक्ट को हैंडल करना। बट द गुड हुँ, थिंग वाज़ कि जो मेरे मैनेजर थे वो शायद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे और वो मुझे नेग्लेक्ट कर देते। जो है वो अलाइन करते रहे हाँ, टीम के साथ। हो राइट। सकता है किसी को ऐसे ग्रुप लीडर ना मिले तो फिर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो हुँ, अच्छा तो फिर वही बात जो आप कह रहे थे कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। क्योंकि आप उस इस कल्चर को समझ सकें। अभी भी जो मुझे किसी स्टूडेंट से प्रॉब्लम आती है वो सबसे बड़ी वो बिहेवियर की है कि आपने शायद हम पाकिस्तान में हमारी आदात मुख्तलिफ होती हैं, हम समझते हैं कि बॉस कहेगा तो हम काम करेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। पूछेगा तो बता देंगे। तो वो चीज़ें जो हैं वो शायद मेरे ख्याल में प्रॉब्लमैटिक है। तो तो प्रोफ़ेशनलिज़्म की हाँ, कमी नहीं होनी चाहिए, प्रोफ़ेशनलिज़्म पूरा होना चाहिए और ये अपब्रिंगिंग के अंदर भी आता है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है हाँ, चीज़ों को। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, राइट। शायद उसमें ये भी रीज़न है अच्छा चूँकि मेरी मदर एंड फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे पाकिस्तान में, तो शायद वो थोड़ा-सा एक घर में कुछ ऐसा माहौल था कि हम मतलब देखते रहते थे या उनके साथ मैं जो मेरी वालिदा हैं, उनके साथ मैं ऑफ़िस छोटे होते भी कई बार जाता था। तो वो शायद थोड़ा-सा एक अंदाज़ा था कि वर्क कल्चर जो है, ये वर्क बिहेवियर कैसा होता है या होना चाहिए। आई एम जस्ट गेसिंग मे बी उसका कुछ इफ़ेक्ट हो जो मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा मिला हो, शायद कई बच्चे उनको फ़ायदा ना मिल सका हो। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मैं अक्सर जब पॉडकास्ट करता हूँ, तो मैं 1-2 चीज़ें मैंने नोट की हैं अभी, कि जो जो हम कनाडा की इमिग्रेशन को काफ़ी लोग जो है उसमें बोलते हैं कि इमिग्रेट तो करवा देते हैं, एज़ अ गवर्नमेंट इमिग्रेशन हो रही है वहाँ पर, लेकिन कैनेडियन एक्सपीरियंस का जब बात आती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक टैबू सब्जेक्ट बन गया है अब और अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग जो हैं, वो अच्छी जॉब्स नहीं कर पाते वहाँ पर और मेनियल जॉब्स कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो एक मसला आता है, वो कैनेडियन एक्सपीरियंस का आता है और कैनेडियन एक्सपीरियंस का जो मुझे आज तक समझ में आई हैं चीज़ें, वो ये कि वो चाहते हैं कि लोग एसिमिलेट कर जाएँ कल्चर में और उसका मतलब ये नहीं है कि
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बल्कि मैं एग्ज़ाम्पल पहले भी दी थी मैंने ये। मेरा एक मेरी टीम से ही एक बंदा कैनेडियन इमिग्रेशन उसको मिली थी, वो चला गया था। अच्छा, वो गया था तो उसको डायरेक्ट जॉब मिली थी। मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता हूँ, तो वो टेलीकॉम के अंदर वो आई थिंक रॉजर्स में गया था वो। तो वो वहाँ चला गया था। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जो आप ये कह लें कि जो छोटे लेवल पे जो लोग होते हैं, या आप उनको जो वो काम जो इंजीनियर्स नहीं करते, या लेट्स से पाकिस्तान के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि फील्ड के अंदर काम हो रहा होता है, उनसे बात करने का तरीका पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्च्यूनेटली, या इवन जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट तरीका होता है। अच्छा, वहाँ वो गया तो उसने अब कैनेडियन एक्सपीरियंस उसको छू के नहीं गुज़रा था। मतलब वो पाकिस्तान से थोड़ा बहुत काम किया था, फिर यूएई में काम किया था, और उसके बाद वो डायरेक्ट डे 1 से जॉब में चला गया था कनाडा की। अब जब उसको वही टेक्निकल स्टाफ मिला उसके अंडर, उसने उनसे जिस तरह से यहाँ पर उनसे बात करता था, उसी तरह से उनसे वहाँ पर बात की। तो उसकी कंप्लेन हो गई थी विदिन अ वीक। तो उसको फिर समझ में आया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। तो ये जो चीज़ें प्रोफ़ेशनलिज़्म हो गया, बात करने का तरीका हो गया, ये आप कितना भी आपको अनलर्न करना होता है बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने बहुत सही। इस रीजन में की हुई होती हैं, चाहे वो इंडिया हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, या इवन जीसीसी कंट्रीज़ हो जाएँ। अगर आपके पास एक्सपोज़र नहीं होगा, और एक्सपोज़र ऐसे आता है कि आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, ऑफ़ कोर्स घर का तो इम्पैक्ट होता ही है, आप मूवीज़ भी देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हुँ, आपका हुँ, एक्सपोज़र बढ़ता है। लेकिन अगर आप वो एक्सपोज़र को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जाकर, तो वो प्रॉब्लम जो लोगों को आती है कैनेडियन एक्सपीरियंस के नाम पर, मेरे ख़्याल से वो कैनेडियन एक्सपीरियंस का नाम कम होता है। वो लोग ये मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि आपको वर्क कल्चर समझ में आ जाए, जो कि एंटायरली हुँ, डिफरेंट हुँ, है। हालाँकि जो टेक्निकल बंदा होगा, वो प्रोबब्ली इंडिया, पाकिस्तान से जो जा रहा है, वो प्रोबब्ली बेहतर होगा, अगर वहाँ के लोकल हुँ, स्टूडेंट से हुँ, देखें। लेकिन जो बात हुँ, करने का तरीका, काम करने का तरीका, प्रोफेशनलिज़्म है, वो प्रोबब्ली उन लोगों में बेहतर है, या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हुँ, है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। और उसमें सबसे जो ख़ैर सबसे अहम नहीं, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ जो है, जो जो हमें जो अडॉप्ट करनी होती है, वो काम को लेके वेलकमिंग बिहेवियर कि हाँ, मैं करूँगा, या खुद ही काम को शुरू कर देना, बजाय इसके कि वेट करना कि मुझे कोई कहेगा तो फिर मैं काम करूँगा, बल्कि खुद से ही इनिशिएटिव इनिशिएटिव ले लेना। तो हुँ, मैं पहले ही दिन, मैंने अपनी पहली जॉब जॉइन की, तो जो डायरेक्टर थे हमारे वहाँ सेक्शन के, तो मैंने देखा कि वो मेरे लिए जो है ना, वो अ, स दोपहर के टाइम पे 12-1 बजे वो मेरे लिए चेयर उठा कर ला रहे थे, फिर वो टेबल उठा के लाए, फिर उन्होंने खुद ही उसको सेट किया, टेबल को सारी केबल्स वगैरह लगाई। उसके बाद वो फिर मुझे कहा कि वो तुम्हारे लिए लैपटॉप लेकर आना है, तो चलो वो आईटी ऑफिस चलते हैं, तो बोले। अच्छा, मैं हैरान हो रहा था कि यार ये तो डायरेक्टर है, लेकिन ये ये यूएस में हो रहा था, या क्या क्या अ ये अ, यूरोप में हो रहा था? डेनमार्क में। अच्छा, ओके। तो तो मतलब मुझे वो बड़ा डिफरेंट लगा कि हमारे तो एक मतलब बहुत, इससे बहुत जूनियर पर्सन भी इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं करता, और मैं चूँकि वो टाइम थोड़ा-सा सुई गैस में गुज़ार के आया था, तो मुझे तो बहुत ही शॉकिंग मतलब लग रहा था। हुँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, ये यही बिहेवियर है, और यही राइट बिहेवियर है, ऐसे ही होना चाहिए। अ हुँ, फिर मैंने एक दिन उसको एक बार कहा भी बाद में कि तुम मतलब ये चीज़ें कर रहे होते हो कि जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक डायरेक्टर लेवल पे पर्सन इस तरह का काम कर रहा होगा। तो उसने ऐसे कहा कि मुझे सैलरी भी तो ज़्यादा मिलती है, तो मेरा काम है कि मैं टीम को सपोर्ट करूँ। अच्छा। तो हाँ, तो ये ख़ैर ये बहुत पॉज़िटिव एक्सपीरियंसेस थे, जो मुझे अपनी वो चीज़ें अनलर्न करके ये चीज़ें हाँ, सीखनी पड़ी। और जितना जल्दी वो कर लें, आपने सही कहा कि जल्दी पहुँच जाएँ, अगर आपको जाना ही है तो जल्दी चले जाएँ, और जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, और वो इसी चीज़ को लेके चलते हैं आगे, जो पीछे उन्होंने की भी होती हैं। और वो मैं हुँ, उसमें कोई हुँ, कंपैरिज़न नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इंडियंस को भी देखा और पाकिस्तानीज़ को भी देखा है, जो कि हुँ, हुँ। प्रोफ़ेशनलिज़्म वो लर्न करते-करते बहुत टाइम लग जाता है उनको, जो कि उनकी फिर वो राइट। ग्रोथ में इम्पैक्ट करता है। अच्छा, आपने सैलरीज़ की भी बात की थी वहाँ पर, तो आप मुझे ज़रा सैलरीज़ का स्ट्रक्चर बताएँ। यूएस में ऑफ़ कोर्स ज़्यादा है, लेकिन किस तरह से ज़्यादा है? मतलब कितना ज़्यादा है? जो कि मैं देखता भी हूँ, मैंने जॉब्स भी देखी हैं, लोगों के साथ मैं जब काम करता हूँ, तो यूरोपियंस या इवन जो टैक्स फ्री कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, यूएई में, अगर मैं अमेरिकन्स की सैलरी देखूँ, तो वो एक डिफरेंट ही लेवल है। तो सैलरीज़ प्लस हुँ, टैक्सेशन, अगर आप यूरोप को कंपेयर करें यूएस से, तो कैसा रहेगा? अच्छा, देखिए यूरोप जो है वो उसकी सैलरीज़ अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और बिलख़ुसूस अगर एक पर्सन इंडिया से या पाकिस्तान से आ रहा है, तो उसको तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा जंप लगता है यूरोप में काम करते हुए। लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अ,
डेनमार्क में हमारा हमारा एक रफ एस्टिमेट था कि तकरीबन आपकी हाफ सैलरी जो है वो टैक्स में डिडक्ट हो जाती है, क्योंकि हुँ, कुछ 37% आपके टैक्सेस हैं उस 38%, और उसके बाद कुछ और एडिशनल टैक्सेस हैं, और उसके बाद जो आपका सेल टैक्स है, तो वो मिलाकर आप तकरीबन 50% 50%। टैक्स पे हुँ, कर रहे होते हैं। हुँ, ऑन द अदर हैंड आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ये भी फिर आपको, मतलब अगर अगर तो आप अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने सोसाइटी में रहना है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसके साथ चलेंगे। और लेकिन अगर आपका प्लान है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ हूँ, तो फिर आप सोचेंगे कि भई मैं तो कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं लेता इस मुल्क से, तो मुझे ये क्यों मेरे टैक्सेस इतने जो हैं मुझसे पे हो रहे हैं। और फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो मेरे जो कॉलीग्स थे या दोस्त थे या क्लास फेलोज़ थे यूनिवर्सिटीज़ में, कि जिनका थोड़ा एम था कि हमने अपनी इनकम लेवल जो है या अपनी इनकम बढ़ानी है, हुँ, दे मूव टू यूके और दे मूव टू द यूएस। अम, और फिर मैंने कुछ लोगों से भी डिस्कस किया, जिस तरह मुझे आदत रही हमेशा से, तो कुछ एक्सपीरियंस लोगों से, तो उन्होंने भी मुझे मतलब बताया कि इफ यू वांट टू अर्न मनी देन यू हैव टू मूव टू सम अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ आप उस तरह कोई सेविंग नहीं कर पाएँगे। और इवन जब मैंने मतलब एजुकेशन कंप्लीट कर ली और एक बड़ी कंपनी में आ गया, तो उसके बाद भी आप यूँ कह लें कि एक मार्जिनल सी सेविंग होती थी। अच्छा, अब हुँ, आप कह रहे हैं कि फ़र्क कितना है, तो उसमें मैं यूँ कह सकता हूँ, बल्कि कुछ, चूँकि मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम किया, तो मैं तो बता भी सकता हूँ सैलरी से कितनी है। क्यों, यूएस की भी और यूरोप की भी। तो मैं क्रोन्स में बता सकता हूँ, फिर इसकी कन्वर्जन की जा सकती है कि डेनमार्क में एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, वो सैलरी लेता है तकरीबन कोई 37,000 क्रोन्स पर मंथ। अगर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ये आपको वो बिफ़ोर टैक्स इंक्रीज़ है ना? भी, ये बिफ़ोर टैक्स है। बिफोर टैक्सेस। ओके, क्रोन्स का क्या और कन्वर्जन क्या है? इस वक़्त आई थिंक 6.7 क्रोन्स का $1 है। हम ओके, 6 पॉइंट ओके, तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी सैलरी होगी। 5,000 या $5,400 पर मंथ। अच्छा, ये पर मंथ आप और बता रहे हैं? ये पर मंथ है। अच्छा, ओके, ओके। और मोर और लेस यही सैलरी, इससे थोड़ी-सी ज़्यादा आप कर लें कि ये इंजीनियर्स की सैलरी थी, एमएससी इंजीनियर्स की। हुँ, हुँ। और और ये लेकिन बिफ़ोर इसके, टैक्स है, अगेन ये ये बिफ़ोर बिफोर टैक्स। टैक्स है, ये बिफोर टैक्स है। अच्छा, ओके। अब ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2020 की, तो उसके बाद हाँ, तो फिर इन्फ्लेशन भी हुआ है तो कुछ, थोड़ा बहुत ही हुई होगी, ज़्यादा नहीं हुई होगी। तो हाँ, 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 $5,000 है तो मेरे ख़्याल से 6,000 एट मैक्स आप लगा लें तो 6,000 हो गई हाँ, होगी, राइट। एग्ज़ैक्टली, एंड एग्ज़ैक्टली। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये सैलरी ओके, है। ओके। और जब मैं कंपनी में आया, उसमें इसमें कुछ इंक्रीज़ था। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप यूएस में देखें, तो यूएस में प्रोफ़ेसर की जो सैलरी है, वो आप कह लें कि एक यूजुअली एक प्रोफ़ेसर जो है वो, आई कैन ईज़िली टेल, तकरीबन 11,000 के अराउंड पर मंथ, $11,000 पर मंथ, हुँ, 11-12 वो अर्न कर लेता है। अब आप देख सकते हैं कि मतलब डबल से ज़्यादा डबल है। से ज़्यादा का है और टैक्स भी उस तरह का नहीं होगा, 50% तक शायद ना जाए यूएस के बिल्कुल अंदर। नहीं है। ज़ाहिर है हुँ, यहाँ पे आपका तकरीबन 20% आपके अर्निंग टैक्स कटता है। ओवरऑल तो या आप स्टेट टैक्स और फेडरल टैक्स दोनों मिलाकर? मिलाकर, दोनों दोनों मिलाकर। मिलाकर? अच्छा, हाँ। अच्छा, ये अच्छा। डिफरेंट हो सकता है, मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ है, हुँ, लेकिन जहाँ मैं हूँ मिशिगन में, यहाँ तकरीबन 11,000 है। और ये जो सैलरीज़ हैं, ये आप एक्चुअली गवर्नमेंट, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। इवन नाम के साथ भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ लिखती हैं कि प्रोफेसर एबीसी हैज़ दिस सैलरी एंड प्रोफेसर डीईएफ अच्छा, हैज़ दिस सैलरी। हाँ, ट्रांसपेरेंट वो आप रहता है देख वो, सकते क्योंकि हैं। पब्लिक है तो एग्ज़ैक्टली, वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। एग्ज़ैक्टली। सही, मतलब आप सही। बाइडेन की सैलरी भी देख सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। सही, सही, सही। ठीक है। राइट। तो तो टैक्स अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं अच्छा, जी, जी, कंटिन्यू। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक और डिफरेंस हमें जो है वो कंसीडर करना चाहिए कि यूरोप जो है वो आपको टीम वर्क पे ट्रेन करता है। वो इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा-सा साइड या उसको उसको उतनी अहमियत नहीं देते, और उसकी रीज़न्स हैं, वो टीम वर्क को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और मैं समझता हूँ उसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब उससे होता क्या है कि
अगर आपके डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, तो हो सकता है आपके पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो बोनस मिले। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर आपको शायद इतना गेन नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड यूएस में काफ़ी डिफरेंस है। यूएस में कॉम्पिटिशन है, इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन है। जो शख्स जितना काम कर रहा है, उसकी इनकम भी उतनी ज़्यादा है। तो और इवन प्रोफ़ेसर्स के लिए, अगर आप प्रोफ़ेसर हैं, आप थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो उसमें से आपको मतलब वो सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि आपको भी उसमें शेयर मिलता है। तो इस तरह आप अपनी इनकम जो है वो जो आपकी बेस इनकम है उससे आप बढ़ा सकते हैं। और जितने भी कोई अच्छे से मेरी मुराद ये है कि मतलब थोड़े एक्टिव हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम काम करते हैं, तो वो अपनी बेस इनकम से ज़्यादा पैसे अर्न कर लेते हैं, जो एक बड़ा डिफरेंस है यूरोप से। अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया, ये बात कुछ मेरे दिमाग में रहती थी और अब मुझे समझ में आया इस बात के बाद इतने सालों बाद क्योंकि जब मैं क्योंकि मैंने जॉब की है मोटोरोला में व्हिच इज़ एन अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में भी था, फिर मैं दुबई में भी मोटोरोला में था, उसके बाद उनको टेक ओवर किया था नोकिया सीमेंस ने। अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर डिफरेंसेस जो कि मैंने अमेरिकन कंपनी और यूरोपियन कंपनीज़ में देखे हैं, लेकिन ये एक चीज़ थी जो कि मैंने नोट नहीं की, लेकिन मुझे मोटोरोला में याद है कि आपकी जो इंडिविजुअल की लेट्स से जो सैलरी होती थी और जो उसमें इंक्रीमेंट लगता था, वो बिल्कुल इंडिविजुअल होता था। आपके दूसरे बंदे हुँ, को नहीं पता होता था। लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ अपने जहाँ पर मैं इस वक़्त काम कर रहा हूँ, ऑल्दो कि ये यूएई में काम कर रहा हूँ, लेकिन इनका जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो इनका वर्क एथिक है या जो प्रोसेसेज़ हैं, वो मोर अलाइन्ड टुवर्ड्स यूरोप हैं कि पूरे-पूरे डिपार्टमेंट को जो बोनस मिल रहा होता है, पूरे डिपार्टमेंट को ऑलमोस्ट हुँ, सेम मिल रहा होता है। हुँ, मोर और लेस यानी कि 10% का डिफरेंस आएगा सबकी उसके राइट, अंदर। राइट। इसी तरह से नोकिया सीमेंस के अंदर भी जब हम लोग थे, तो वहाँ पर भी हम देखते थे कि जो इंक्रीमेंट्स मिल रहे होते थे, वो एज़ सच कोई ऐसा नहीं था कि एक को बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, अनलेस एंड अनटिल उसकी प्रमोशन हो रही है। एक को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे को बहुत कम मिल रहा है, वो मोर और लेस अलाइन्ड ही होते थे। तो ये चीज़ हुँ, बिल्कुल और प्लस ये हुँ, कि यूरोपियन कंपनीज़ और अमेरिकन कंपनीज़ के अंदर और भी डिफरेंसेस हैं। जैसे यूरोपियन कंपनीज़ के अंदर हायरिंग-फायरिंग का एक अलग हुँ, प्रोसेस है, जो कि मैं नहीं देखता कि हुँ, अमेरिकन में तो काफ़ी ज़्यादा वो क्विकली सीन हो सकता है। प्लस ये कि जो लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं अमेरिकन बल्कि ज़्यादा चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी हैं अमेरिकन कंपनीज़ की जिसके अंदर जो उनका वर्क कल्चर है वो इंक्लूसिव होता है। चाहे आप परमानेंट स्टाफ हो, चाहे आप हुँ, कॉन्ट्रैक्टर हो, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते। हुँ, तो ये चीज़ें मैंने खुद भी नोट की हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होता है ऑल्दो कि वही कंपनी यूरोप में काम कर रही होगी तो लेकिन जो उसके जो नॉर्म्स ट्राई करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो अमेरिकन। हुँ, राइट। और उसके बाद क्योंकि हम इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इन्हीं कंपनीज़ में आप कितना ग्रो करना चाहते हैं या आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मेरा ये ख़्याल है कि आप यूरोपियन कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा बीइंग बीइंग अ नॉन यूरोपियन पर्सन आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। आप एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकते हैं, मतलब अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं, तो आप डायरेक्टर बन जाएँगे, इससे ऊपर हुँ, जाना बहुत मुश्किल है। हुँ, और डायरेक्टर के लिए आपको वो कैपेबिलिटीज़ चाहिए जो शायद यूएस में आप उन्हीं कैपेबिलिटीज़ के साथ मतलब ठीक है यूएस में बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन वो ओपन है वो आपकी आपकी मेहनत जो करेंगे बैकग्राउंड है आप हाँ, हाँ, तो आपको उसको उसका नहीं देख रहे होंगे। अगर अगर आप काबिल हैं, तो आप सीईओ भी बन जाएँगे और हमारे पास मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो लार्ज कंपनीज़ के नॉन यूरोपियन सीईओज़ हैं। हुँ, तो ये डिफ़रेंस है। अच्छा, यूरोपियंस को मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, उ उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं क्योंकि हम ठीक है अगर लैंग्वेज सीख भी लेंगे, मैं डेनिश सीख लेता हूँ या जर्मन सीख लेता हूँ, लेकिन जो एक एग्ज़ेक्टिव लेवल की लैंग्वेज है, उस लेवल पे मैंने उसको शायद नहीं सीखा होगा। मैं मतलब वर्किंग लेवल पे तो सीख लूँगा, लेकिन आपने नेगोशिएशंस करनी है, आपने ज़्यादा स हायर लेवल पर मीटिंग्स करनी है, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो लैंग्वेज सीखना, बिहेवियर को सीखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और उसमें ज़्यादा सूट करता है कि एक लोकल पर्सन जो है वो उन पोज़ीशंस पर हो। हुँ, सही, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जो वर्क कल्चर है यूएस का और यूरोप का, उसमें आपने क्या मेजर डिफरेंस देखा? और कोई नया बंदा आता है तो उसके लिए या यूरोप से कोई मूव कर रहा होता है यूएस तो उसके लिए क्या वैसे तो मैंने यूएस से मूव करते हुए बहुत कम लोगों को देखा है अनलेस एंड अनटिल उनकी कोई फैमिली रीज़न्स हों। लेकिन यूरोप से अगर कोई यूएस मूव कर रहा है या कहीं और से जा रहा है तो उसको क्या वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस पड़ेगा? बहुत सारे डिफरेंस हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं अगर ऐड कर दूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस में अगर आप बात करें यूएस हुँ, हुँ, वर्सेस यूरोप तो वो कैसा रहेगा? ठीक है। अच्छा अब इसमें अगेन ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल अच्छा मैं अब ये सोचता हूँ
कि ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ इंडिविजुअल को डिसाइड करना होता है कि मेरे क्या प्रेफ़रेंसेस हैं और मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। ये मतलब ये नहीं हो सक इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता। किसी एक पर्सनैलिटी के लिए यूरोप ज़्यादा सूट करता होगा, किसी दूसरी पर्सनैलिटी के लिए यूएस ज़्यादा बेहतर होगा। अगर तो एक पर्सन जो है वो ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस को अहमियत देता है, फैमिली को भी बहुत टाइम देना चाहता है, ऑफ़िस को भी मतलब साथ मैनेज करना चाहता है एक रीज़नेबल लेवल पर, एक रीज़नेबल इनकम लेना चाहता है, तो यूरोप इज़ बेटर। ऑन द अदर हैंड अगर आप ज़्यादा करियर फ़ोकस्ड हैं, आप थोड़ा मतलब ज़्यादा सीनियर पोज़ीशंस पर जाना चाहते हैं और वो अगर आपका माइंडसेट है देन यूएस इज़ बेटर। और उसमें फ़र्क ये ज़ाहिर है कि जो वर्किंग आवर्स हैं, उनमें फ़र्क है। आपको यूएस में ज़्यादा काम करना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मतलब आपको अगर कोई नहीं भी कह रहा, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट बना होता है डिपार्टमेंट में या कम ऑर्गेनाइज़ेशन में, वो कुछ ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि उस उनको मैच करने के लिए आपको काफ़ी काम करना पड़ता है। और जो यूरोप में उतना कॉम्पिटिशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए आपको थोड़ा जो वर्क लाइफ़ बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है यूरोप में। राइट। I really like many things about work-life balance in Europe, लेकिन यूएस को अगर आपको फिर थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है, आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, अपने टाइम टेबल्स को ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर सकें। अदरवाइज़ यू यू हैव टू वर्क हार्ड इन इन द यूएस कल्चर। हुँ। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मंडे को हमारे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की फेडरल हॉलिडे थी। देयर आर वेरी फ्यू हॉलिडेज़ इन द यूएस, लेकिन उस दिन भी हमारे जो ऑफ़िस हैं वो मीटिंग्स कर रहे थे, मतलब वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे थे। और एक बार हमने डिस्कस भी किया इस बात को, तो तकरीबन हर एक ने कहा कि मेरी आज ये दूसरी या तीसरी मीटिंग है, व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी भी अगर आऊँ कभी संडे वाले दिन, तो यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं संडे इवनिंग को। और ये चीज़ मैंने डेनमार्क में कभी नहीं देखी थी। कभी मतलब वीकेंड पर या किसी फेडरल हॉलिडे पर कोई कोई पर्सन नहीं होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, या ऐसा अगर कभी जानने का इत्तेफ़ाक हुआ। हुँ। तो ये मतलब डिफरेंसेस हैं। और अगर आप कुछ टाइम, जैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कुछ टाइम कंपनीज़ में काम किया और फिर आप एकेडेमिया में आते हैं, तो आप बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ से सीख चुके होते हैं और यहाँ आपको काफ़ी एज मिलता है। इसी तरह अगर आपने कुछ टाइम अमेरिका में काम किया, यूएस में, और फिर मतलब नॉर्दर्न यूरोप में और यूएस में, और फिर आप यूरोप चले जाते हैं, तो आप बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, मेरा ये ख़्याल है, क्योंकि स्किल्स आपने कुछ आपकी बेहतर ऐसी हो चुकी हैबिट्स होंगी। अडॉप्ट कर ली हाँ, हैं, राइट। जो जो बाकी लोग उतना तो ज़ाहिर है। और वो तो यूनिवर्सल है ना कि जो ज़्यादा काम प्रोड्यूस कर रहा होगा, ज़्यादा विज़िबल होगा, वो मतलब ग्रो कर ही जाता है अपने अपने अ, वर्क वर्क पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं तो इनफैक्ट पाकिस्तान में जो लोग मैं क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से रिलेट करता हूँ, तो मैं पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ, "यार, आप लोग वाक़ई बड़ा काम कर रहे हैं।" क्योंकि पाकिस्तान में रोज़ के मसले हो रहे होते हैं। कभी कोई लाइट जा रही है, कभी हुँ, पानी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो घर में ये मसला, वो मसला। यहाँ तो कोई लेट्स से मैं दुबई में रहता हूँ, तो कोई मसला ही नहीं है मुझको यहाँ पर। तो मैं कोई भी काम अपने कैलेंडर के हिसाब से कर सकता हूँ। पाकिस्तान में उसको एक्स्ट्रा माइल जाके करना पड़ता है और जब भी बहुत सारे एक तो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, टाइम को हम वैल्यू नहीं करते उस तरह से, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे और मसले ट्रैफ़िक एकदम से बढ़ सकता है। मतलब मगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं, आपके पास ये सारी अनफॉर्च्यूनेटली होता क्या है कि जब लोग बाहर जाते हैं, तो वो लेट बैक हो जाते हैं और फिर उसके अंदर जो चीज़ें उनको फ़ायदा कर रही होती हैं, आराम दे रही होती हैं, वो उसके आदी हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर है, मैं कहता हूँ जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर तो आपका अपना मुल्क भी नहीं है ये, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी चाहिए। चाहे आप साइड हसल करें या चाहे कुछ भी करें। जब तक आप अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएँगे, पर्सनल लेवल के ऊपर प्रोडक्टिविटी नहीं हुँ, बढ़ाएँगे, हुँ, जब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जैसे हमने अभी इससे पहले एक्सेल की बात की, बल्कि मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ वो डॉक्टर अली अब्दाल की, जो कि यूट्यूब का चैनल है जिसका। वो कहता था कि यार शुरू में मैं देखता था, इनफैक्ट अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप उनके पास जाएँ, वो कीबोर्ड पे जिस तरह से टाइप कर रहे होते हैं टिक, टिक, टिक करके, वो एक टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना। उनके पास ये स्किल सेट नहीं है कि वो तेज़ टाइप कर सकें।
तो टाइपिंग्स एक छोटा-सा स्किल सेट है, लेकिन अगर आप उसको अपनी हैबिट बनाएँगे कि आप अच्छी टाइपिंग स्पीड रखनी, वो आई थिंक ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट कीबोर्ड टाइपराइटर आई मीन टाइपर। तो अगर वो इस तरह का बंदा जो कि डॉक्टर है, वो इस तरह का रिकॉर्ड बना सकता है और वो इस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकता है और छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिससे आप अपनी हुँ, हुँ। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा अली भाई एक चीज़ मुझे ये बताएँ कि अगर पाकिस्तान से कोई बंदा जा रहा है, इनफैक्ट अगर मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ जीसीसी कंट्रीज़ में भी क्योंकि जीसीसी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग सोचते हैं बच्चों को बाहर भेजने का। तो क्या बजट दिमाग में होना चाहिए वर्स्ट केस में? और क्या बजट हो सकता है इन बेस्ट केस सिनेरियो लेट्स से वहाँ जाकर 1-6 महीने बाद आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, किसी प्रोफ़ेसर के साथ लग जाएँ और ये मैं बैचलर्स लेवल की बात कर रहा हूँ, अंडरग्रेड लेवल की बात कर रहा हूँ। तो क्या बजट होना चाहिए लेट्स से एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी का? और मुझे कुछ ये भी बताएँ कि स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है यूएस के अंदर? और इन दोनों में से कौन-सी अच्छी होती है या दोनों बराबर होती हैं डिपेंडिंग ऑन कौन-सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? तो ये इस चीज़ पे ज़रा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है। देखो उसमें हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ कॉस्ट तो वो है जो फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट वो है कि जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है या आपको यूनिवर्सिटी में कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस और इस किस्म के जो कॉस्ट हैं, वो तो फिक्स्ड हैं। तो और वो वैरी करेंगी, वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में फ़र्क होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में फ़र्क होगा। तो वो अ, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसकी कितनी फ़ीस है और वो आपको कॉस्ट चाहिए। और उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट है कि जो डिफरेंट हो सकती है हर शख्स के लिए कि जो आपकी लिविंग कॉस्ट है। फिर आपको उस स्टेट में जैसे यहाँ पे जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मिशिगन में बल्कि आप कह लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज़ सच नहीं है। मतलब है सही, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको कार जो है वो गाड़ी लेनी चाहिए है। ही चाहिए। ठीक तो है। अब वो कॉस्ट आपको शामिल करनी पड़ेगी। लेकिन इसके मुकाबले में लेट्स से अगर आप बोस्टन में काम कर रहे हैं या वहाँ एक बच्चा पढ़ रहा है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कार की। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स को आप देख लें। अब हम कितने कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है अभी जो फ़ीस है वो कोई बैचलर लेवल पर तकरीबन कोई $20,000 के अराउंड कॉस्ट आ जाती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। पर सेमेस्टर? जिस यूनिवर्स पर ईयर पर ईयर, ओके। पर ईयर। ये किस तरह की यूनिवर्सिटी ओ की बात कर रहे हैं? कौन-सी किस तरह की यूनिवर्सिटी होगी ये? ये आप कह लें अच्छा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूएस में 2-3 कैटेगरीज़ में आती हैं, R1 यूनिवर्सिटीज़, R2 यूनिवर्सिटीज़ और R3। R1 हुँ, जो हुँ। है वो मतलब R मीन्स रिसर्च, तो रिसर्च में जो टॉप कैटेगरी में आती हैं, वो R1 है, फिर R2 है और फिर R3 है। राइट। R1 में ये जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका हम नाम सुनते रहते हैं मतलब एमआईटी, हार्वर्ड, बर्कले और जॉर्जिया टेक ये R1 में आती हैं। फिर R2 में उनसे थोड़ी कम है और फिर R3 में है। तो R2 में अगर आप जाते हैं तो आपकी फीस कोई अराउंड 20-25,000 डॉलर जो है वो पर ईयर ट्यूशन फीस होगी। हुँ, हुँ। इसके बाद आपकी जो है वो अच्छा ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं ग्रांट के लिए अप्लाई करता हूँ, तो उसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो कॉस्ट शामिल करनी होती है या अगर मैं मतलब अगर मैं एक हायर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैंने बताना होता है कि मैं लूँगा और उसकी इतनी कॉस्ट आएगी, वो तकरीबन इतनी होती है, वो $24,000 के अराउंड। ओके, तो ठीक अम, है। हाँ, तो ये उनको फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो लिविंग कॉस्ट है वो आप कह लें कि अगेन इट डिपेंड्स तो लेकिन एट लीस्ट $2,000 मिशिगन स्टेट के लिए एक स्टूडेंट को चाहिए पर मंथ। हुँ, इससे अगर आप कहते हैं कि किसी ऐसे स्टेट में या किसी ऐसे सिटी में जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो फिर ये ज़्यादा हो सकती है। मिशिगन इज़ रिलेटिवली चीपर स्टेट तो हुँ। राइट और इसके अंदर जैसे आप $25,000 बोल रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा और ज़्यादा होगा, लेकिन आपने जो बताया ये इसके हिसाब से अगर 4 साल का बैचलर्स का प्रोग्राम है, तो इट मेक्स अराउंड $100,000 जो उसके होगी और अगर आप थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना शुरू करेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको ऑफ कोर्स उसके पैसे एक्स्ट्रा लगना शुरू हो जाएँगे। इसमें से कितने पैसे आप रिकवर कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडीज़ अगर इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि मैंने भी खुद भी यूके से बाय द वे मास्टर्स किया, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिविंग कॉस्ट निकाल सकते हैं और इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप अपनी स्टडीज़ पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर देंगे। तो उस बस केस में वही क्या वही है? चीज़
हुँ, वही यहाँ पे भी है कि आप अगर स्टूडेंट जॉब करते हैं तो आपको बस इतने ही मिलेंगे कि आपकी लिविंग कॉस्ट पूरी होगी। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर आपकी स्टडीज़ पे असर पड़ेगा, बल्कि मैं उसको डिस्करेज भी करूँगा। हुँ, उसकी रीज़न ये है, अम, जैसे मैंने यूरोप में भी देखा कि बच्चे आते हैं पाकिस्तान से और वो ऑड जॉब्स करने लग जाते हैं या कुछ ऐसे, और उसमें क्योंकि उनको वो पैसे का काफ़ी डिफ़रेंस होता है करेंसी लेवल का, और वो देखते हैं कि अब हम इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कुछ उसमें ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। हुँ। स्टडीज़ उनकी मुतासिर होती हैं। उसको मैं हमेशा से डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो काम वो कर रहे होते हैं, अ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई और जॉब कर रहा हो, लेकिन अगर ये और जॉब है जो, या कोई ऐसा काम है जो आपके प्रोफ़ेशन से अलाइन्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिटेरियोरेट करने लग जाता है, और आपको शायद आपको ना लग रहा हो, लेकिन एक दूसरा पर्सन जब आपको देखता है या आपका वर्क बिहेवियर देखता है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम गुज़ार रहे हैं। तो हुँ। मेरा ख़्याल है कि स्टूडेंट लेवल पर उसको बस इतना ही करना चाहिए, कि जो कि 20 आवर्स पर वीक होता है अराउंड, तो अगर वो उतना काम कर रहा है तो दैट इज़ फाइन, और वो अपनी और वो बल्कि बहुत उतना तो करना चाहिए, वो ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद जो है, उससे आप ज़्यादा एक्सीड ना करें। ठीक है, समर टाइम में कर लें या कुछ ऐसा, लेकिन सेमेस्टर अच्छा, के इसमें दौरान ना मैं करें। कुछ लोगों को मैंने काउंसलिंग की थी, तो मैंने एक चीज़ ब बोली थी कि आप, और मैं अब ये एक्सपीरियंस खुद भी कर रहा हूँ कि क्योंकि अब जो दुनिया है काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई है और फ्रीलांसिंग का ज़माना है आजकल। तो मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, वो उससे पहले वो इतना कर लें कि वो अराउंड $1000 महीने के कमाना शुरू कर दें थ्रू फ्रीलांसिंग, कोई भी स्किल के थ्रू वो कर रहे हों। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनको जाते ही ऑड जॉब नहीं करनी पड़ेगी। और उनको एक एक आइडिया होगा कि मुझे इतने पैसे तो मिल ही रहे हैं, मैं थोड़ी-सी बेहतर जॉब अगर मुझे मिल जाती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और हुँ, दूसरी बात आपने बिल्कुल हुँ, सही बोली कि मैं सबको बोलूँगा, चाहे वो ऑड जॉब हो, चाहे नॉर्मल जॉब हो, वो लाज़मी करनी चाहिए उस जगह पर जहाँ पर आप हुँ, रह रहे हैं। हुँ, क्योंकि उससे बिल्कुल। आपको एक बड़ा अच्छा एक फ्लेवर मिलता है, क्योंकि मैं भी यूके में था, तो मैंने कुछ ऑड जॉब्स की थी, कुछ मैंने नॉर्मल जॉब्स की थी। तो मुझे आज तक वो याद है और वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि कभी-कभी वो मेरा जो वहाँ रहने का एक्सपीरियंस था, वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसने एनहांस किया था कंपेयर टू अगर मैं कोई काम नहीं करता और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा होता या पढ़ रहा एग्ज़ैक्टली, होता। वो तो बल्कि मैं इवन बैचलर पे डिस्करेज करूँगा कि अगर कोई पर्सन सिर्फ़ स्टडीज़ कर रहा है और कोई जॉब नहीं कर रहा, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं ये है। अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब हाँ, इवन बैचलर लेवल पर बच्चे को ज़रूर काम करना चाहिए, कोई ना कोई बिल्कुल। अर्निंग, क्योंकि जितनी जल्दी आप अर्निंग शुरू कर देंगे, आप क्योंकि क्योंकि पैसा कमाना भी एक आर्ट है ना, और जो जो एक स्किल है, वो हुँ, आपको सीखनी ही सीखनी है अगर आपने इस दुनिया में रहना है। तो वो जितनी जल्दी आप सीख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि पैसे की अहमियत क्या है, वो किस तरह से वो कमाया जाता है। और वो अगर आप पहले सेमेस्टर से शुरू कर देंगे बैचलर में, तो जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको ऑलरेडी बहुत एज हासिल होगा बहुत से लोगों पे, जिनको जो उस वक़्त अभी सीवी अपनी बनानी सीख रहे होंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि बच्चों को मतलब कुछ किसी भी तरह, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा लें, कोई काम कर लें। मैंने भी बैचलर स्टार्ट किया तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में मुझे जॉब मिल गई थी, और मैंने मतलब इवनिंग में जॉब शुरू कर दी थी, और उसके बाद आई नेवर रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड थ्रू माय लाइफ। मतलब एक बार मैंने चाहा कि यार कुछ दिन तो ऐसे आ जाएँ जब काम ना कर रहे हों, लेकिन नहीं हो हुँ। सका। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें यार, ज़बरदस्त, ये तो मुझे चीज़ें पता चल गई। हमने एक एस्पेक्ट तो टच ही नहीं किया जो आपसे मेरी बात हुई थी अबाउट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। वो मतलब मुझे उसके बारे में बात करनी है कि आपने शुरू से किस तरह से आपने इस पॉइंट को देखा है कि आप इन्वेस्ट करें और कब से आपको ये अब पाकिस्तान में तो लोगों को नहीं समझ में आता ये चीज़। आप जॉब करते हैं, स्पेशली आपका जो टाइम था जिसमें आप शुरू के जो 2-3 साल थे जो पाकिस्तान में गुज़ारे आपने, उस टाइम पर तो बंदा अपनी इनकम आना शुरू होती है, अगर घर के हालात कुछ खराब होते हैं, तो वो बंदा वहीं पर स्पेंड कर रहा होता है। अदरवाइज़ अच्छे होते हैं, तो वो फिर बाहर जाने में और खाने-पीने में खर्च हो जाते हैं वो पैसे। तो व्हेन हुँ। वाज़ योर फर्स्ट रियलाइज़ेशन कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से टूल्स आपने यूज़ किए फॉर इन्वेस्टिंग? और आजकल यूएस में हैं, तो क्या करते हैं? तो ये क्योंकि चैनल भी हमारा इसी से रिलेट करता है, तो उसके बारे में ज़रा हुँ, बताएँ। हुँ। ठीक है। अच्छा, मैंने स्टॉक्स में हमेशा से मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट रहा था, इवन बैचलर लेवल पे ही मुझे कुछ समझ आने, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं मालूम थी, अ, लाइक मोस्ट पीपल। तो मुझे भी नहीं था मालूम, जब मैं मतलब डेनमार्क में काम कर रहा था, उस वक़्त मैंने इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया। आप यूँ कह लें कि अराउंड 2018 मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया।
अच्छा स्टार्ट मैंने बिटकॉइन से किया। पहला अच्छा। पहले मुझे समझ वो बिटकॉइन की आई और मैंने उसको पहले थोड़ा-सा देखा। वो एक प्रोफ़ेसर होते थे हमारे अलेक्जेंडर ग्रेहम जर्मन थे और वो बड़े इनोवेटिव और नई टेक्नोलॉजीज़ को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करने में उन्होंने भी थोड़े-से पैसे सिर्फ़ उसको समझने के लिए कि बिटकॉइन है क्या? तो वो उस वक़्त काफ़ी उस वो फ़ेमस भी था बिटकॉइन। तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किए, मैंने भी साथ थोड़े-से इन्वेस्ट किए। अ, अच्छा, लेकिन मुझे उसने एक लर्निंग दे दी एट लीस्ट कि अच्छा ये होता क्या है? और उसने मुझे थोड़ा-सा ये भी समझाया कि आपने जो लार्ज अमाउंट है वो फॉरेन इन्वेस्ट नहीं करनी। मैंने भी थोड़ी-सी वही गलती की कि मैंने भी उसको हार्ड हार्ड वे में सीखा कि लार्ज अमाउंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्ट नहीं करनी। अच्छा उसके बाद मैं उससे मूव हुआ स्टॉक्स को समझना शुरू किया और वहाँ मैंने 2-3 कंपनीज़ आइडेंटिफ़ाई की। आई डोंट नो मैं नाम ले सकता हूँ कंपनी का या हाँ, ले नहीं। लें, कोई मसला नहीं है। हाँ। हाँ, ठीक है, तो उसमें वेस्टर्स थी उस वो विंड इंडस्ट्री में विंड एनर्जी की कंपनी है, उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन आती थी उनकी। तो मैंने स्टार्ट ऐसे लिया कि मैं सैलरी आती थी, तो मैं जितने हो सकते थे पॉसिबल शेयर्स मैं ले लेता था। आफ्टर 1 वीक और 2 वीक उसमें थोड़ा गेन आया है, तो मैं वो सेल आउट कर देता था, मतलब अच्छा, काइंड ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मुझे 1-2 लेटर ऑन चैलेंजेस फेस करने पड़े। मतलब चैलेंजेस वही ऑब्वियस किस्म के कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मतलब अचानक ज़रूरत पड़ गई, लेकिन अब वो आपको ज़ाहिर है अगर आप सेल करते हैं तो अब वो 3 दिन लगेंगे अकाउंट में आने में, लेकिन पैसे मुझे फ़ौरन चाहिए। और ये वो चीज़ है जो आप भी अक्सर गाइड कर रहे होते हैं कि इस तरह के ब्लंडर्स नहीं करने चाहिए। तो मैंने वही ब्लंडर हुँ, किए हुए थे। मतलब इट वाज़ हुँ, अराउंड 2019 और फिर मैं एक घर परचेज़ कर रहा था। ख़ैर उसमें मुझे फ़ायदा हुआ, उसमें मैंने उसी हुँ। तरह सेल आउट किया और उसमें मुझे फ़ायदा हुआ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर हाँ, आपने मतलब आपको इस एक दफ़ा तो लक मिल सकती है, 2 दफ़ा लकी हो हाँ, सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका ही उस चीज़ को बना लिया, तो फिर आप इवेंचुअली आपको नुकसान होगा। इवेंचुअली नुकसान होगा एग्ज़ैक्टली। और वो नुकसान जो है हो सकता है आपको पैसों में शायद इतना नुकसान ना भी हो, लेकिन अगर वो एक ज़रूरत अचानक आ गई है, शायद फैमिली में भी ज़रूरत पड़ गई है और उस वक़्त आपके पास नहीं है और या 4 दिन के बाद आएँगे तो दैट दैट कैन बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। अगर हुँ, अगर आपके पास कोई और मेथड्स नहीं है उस रकम को जनरेट करने के। तो हुँ, उसके बाद मैंने वो तरीका छोड़ दिया और फिर मैंने आपके चैनल को काफ़ी फ़ॉलो किया और फिर मैंने स्टॉक्स को प्रॉपर समझने की कोशिश की कि अच्छा कंपनीज़ क्या होती हैं, किस तरह उनके उनके जो फंडामेंटल्स हैं कुछ उनको समझने की कोशिश की। यहाँ मुझे 1-2 कलीग मिल गए जो मतलब अपने 60s की एज में हैं, लेकिन वो थ्रू आउट ये काम करते रहे हैं। उनसे कई लर्निंग्स मिली। अ, हुँ, उनको तो ख़ैर सिर्फ़ यूएस स्टॉक्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। और फिर मैंने यहाँ जब शुरू किया अराउंड 22 मतलब यहाँ आते ही मैंने आफ्टर 3 और 4 मंथ्स स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो इन्वेस्टमेंट वाली है। मतलब यहाँ मैं हुँ, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता। बल्कि आप यूँ कह लें कि मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसमें से कोई $1 भी विथड्रॉ नहीं किया। मतलब मैं विथड्रॉ सिर्फ़ नहीं किया। इन्वेस्ट कर रहा हूँ और विथड्रॉ का मेरा कोई प्लान भी नहीं है अगले कुछ सालों वो तक। यूएस का जो माइंडसेट है ना, अबंडेंस का माइंडसेट आ जाता है ना, फिर उसके अंदर के पैसे भी ज़्यादा होते हैं, अवेलेबल डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा है, तो फिर आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर, फिर आप सोचते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। और दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में भी कोई है और वो जाना चाहता है बाहर, जब भी जाना चाहता है बाहर, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि उससे क्या होगा कि आप हुँ, छोटी अमाउंट के ऊपर आप गलत डिसीज़न ले लेंगे तो छोटी अमाउंट पे नुकसान होगा आपको। या आपको जो एक्सपीरियंस मिल राइट। रहा होगा वो छोटी अमाउंट पे या छोटे लेवल के ऊपर होगा। वही चीज़ अब जब बड़े लेवल पे जाएँगे आप तो वो नुकसान फिर आप दोबारा नहीं करेंगे होपफुली अगर आप कोई हुँ, गलतियाँ नहीं करते हुँ। हैं, ब्लंडर्स नहीं करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि आप और दूसरी बात जैसे आपने कही कि आप ड्रिप करें थोड़ा-थोड़ा करके करें। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, एक साथ नहीं करें हुँ, बहुत सारे पैसे हुँ। इन्वेस्ट। बिल्कुल, और फिर मैंने आपके जो पॉडकास्ट थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेकर उनको फॉलो किया। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ठीक है मतलब यूएस की स्टॉक एक्सचेंज इसका एक और लेवल है। ये कई डायमेंशंस में मतलब ये लीड करती है दुनिया को। लेकिन पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और बिल्कुल। मैंने कोई इस साल के सॉरी लास्ट ईयर के स्टार्ट में वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। कुछ थोड़ी बहुत और
मतलब जिस तरह आप करते हैं ना मंथली कुछ थोड़े से पैसे, हाँ, तो मैंने भी हाँ, वही मंथली कुछ थोड़े से पैसे, और वो फिर जैसे जो अभी ये रैली आई है इसका ज़ाहिर है सबको बहुत गेन मिला फ़ायदा है, हुआ है। तो हाँ, मुझे भी उसका, हाँ। हाँ, तो और अभी मैं यही प्लान करता हूँ कि वहाँ पे भी मेरा कोई प्लान नहीं है विथड्रॉ करने का। और जब पहले वो रैली के स्टार्ट के दिन थे ना, तो 1-2 बार मेरे भी ज़हन में आया कि शायद अब विथड्रॉ कर लेना चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ। लगता है नहीं, कि जब नहीं। आपने सोचा ही हुआ है कि यार अब ये ओवर हाँ। द 10 इयर्स पीरियड है, तो फिर वो 10 साल का पीरियड में कंट्री ऊपर-नीचे चल रहा होता है। अभी आप देखें जो इंसिडेंट हुआ था वो ईरान का क्रॉस बॉर्डर, उसके अंदर एक दिन स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, अगले दिन दोबारा ऊपर चली हुँ, जाती है। तो हुँ, ये चीज़ें छोटी-छोटी ब्लिप्स होती हैं। मैं सबको ये बोलता हूँ कि हमने तो जब से देखा है पाकिस्तान में, मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब वो इंसिडेंट हुआ था 2007, 8, 9 के अंदर स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई थी और उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर गई थी। और फिर 2017 से लेकर अब तक जो बुरा हाल रहा है और वैसे भी करेंसी की डिप्रिसिएशन हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। मुझे लगता है मैं सबको ये बोलता हूँ कि हमने तो टेररिज़्म भी देखा हुआ है, हमने बॉम्ब ब्लास्ट देखे हुए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की कोई चीज़ होगी दोबारा से पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। मतलब उस लेवल की चीज़ तो नहीं हो हुँ, सकती। तो हुँ, हमने बुरा टाइम मेरे ख़्याल से देख लिया है। वो इकोनॉमी क्या होती है, क्या नहीं होती है, एक आपके पास अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात की है कि अगर 2000 से लेकर 2013-14 तक बात करें, तो इन डॉलर टर्म्स पाकिस्तान की इकोनॉमी ने और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बहुत बेहतर रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू यूएस की मार्केट फ्लैट रही थी। हुँ, तो हुँ, ये चीज़ कभी भी हो सकती है। मतलब पाकिस्तान के हो सकता हुँ, है हमें पता है वेंटिलेटर पे ज़िंदा है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी यू नेवर नो कि कौन-सी चीज़ ऐसी हो जाए कि वो पाकिस्तान के फ़ेवर में जा रही है और उस टाइम पे आपको रिटर्न्स मिले। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर डाइवर्सिफाइड रहेंगे आप और आप लेट्स से हुँ, आप कहते हैं कि मुझे 10% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं करनी पाकिस्तान के अंदर, तो वेल एंड गुड। जो आपके रिस्क रिटर्न्स हैं, उसको आप सपोज़ करके उस हिसाब से इन्वेस्ट करें और इवेंचुअली क्योंकि डिविडेंड्स अगर आप ले रहे होते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपको फ़ायदा हो ही जाता है। और मैं राइट, यंग राइट। लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर दें। स्टॉक्स के लिए आप ₹500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जितने प रियल एस्टेट का प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए हुँ, होती है हुँ, उसके अंदर। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो स्टॉक्स के अंदर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट भले बिटकॉइन में ही करना है तो कर दें, लेकिन मैं तो खैर उसको नहीं कहता। लेकिन आपको एट लीस्ट समझ में आ जाएगा कि हुँ। आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। राइट। हाँ, और बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं समझता हूँ कि उतना गेन आपको, जो गेन आपने वहाँ से लेना है वो आप और कंपनीज़, जो स्टेबल कंपनीज़ और रियल कंपनीज़ हैं, और जो समझ भी हाँ, आती हैं। मतलब इंटेल ने अभी बड़ा ग्रो किया है। मतलब इस तरह के और एग्ज़ाम्पल्स हैं। और दूसरी चीज़ वो कि अ, आई फुली एग्री कि ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल है स्टॉक्स की, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें कि सोसाइटी में जो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कंपनीज़ जो हैं वो, ये एक सिस्टम है ना कि एक नई कंपनी आई, उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, उसपे कस्टमर्स को ट्रस्ट हुआ, वो पब्लिक हो गई। अब आपको अगर उस प्रोडक्ट में ट्रस्ट है या उसकी सर्विसेज़ में ट्रस्ट है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी ग्रो करेगी। तो इस मैं समझता हूँ कि यूएस में लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ऑन एवरेज। ज़ाहिर है, मतलब वो कई फैक्टर्स की वजह से। तो हमारे जो पाकिस्तान में यूथ, जो पढ़ी-लिखी यूथ है, उसको इसको ज़रूर समझना चाहिए। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि एटलीस्ट जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको तो मतलब ये मस्ट होना चाहिए कि उन्होंने हुँ, इसका एक मॉड्यूल जो है वो लेना है। उनको मतलब हुँ। अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं और आपको ये नहीं पता कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी काम कैसे करती है, वो अपने फंड रेवेन्यू कैस कहाँ से जनरेट करती है, फंड्स कहाँ से जनरेट करती है, वो एक्सपेंशन कहाँ से करती है। तो फिर आप मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियर तो मतलब बहुत आपके उसमें काफ़ी मतलब कमी है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। ये जो इंजीनियर्स के साथ प्रॉब्लम है वो तो मैं खुद भी क्योंकि इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि 2 चीज़ों में लैक करते हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स। एक तो ये कि फाइनेंस की नॉलेज तो होती ही नहीं है। आज तक मैं अपने साथ के जो लोग इवन और मैं मेरे साथ काम करते हैं यहाँ पर कुछ, तो वो लोग सिटीज़नशिप लेकर आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की, यूके की और यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं है पर्सनल फाइनेंस की। अगर आप उनसे बोले ना, अभी बड़ी एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि यार देखो यहाँ पर 6 टू 7% का रिटर्न है। तुम करना है तो इन्वेस्ट कर दो अगर तुम इतना चाह रहे हो। तो वो मुझे अगले महीने आके बोलता है यार ये 6 टू 7% ये 6 महीने में जो मिलेंगे तो इतने पैसों के इतने होंगे। तो मैं समझ गया कि वो डायरेक्शन क्या थी उसकी क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट ने ये कहा था कि हम एनुअलाइज़्ड बेस पर 6% देंगे लेकिन उसका मंथली नहीं उसका 6 मंथ्स पे रिटर्न मिलेगा। तो वो ये समझ रहा था कि 6 मंथ्स के ऊपर आपको 6% मिलेगा। तो ये इतनी हुँ, बेसिक हुँ, अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं है तो राइट। आप इंजीनियर फिर बहुत मुश्किल है और दूसरा जो एक मसला होता है इंजीनियर्स के साथ,
वो ये कि हम जो इंजीनियर्स चाहे वो आईटी से रिलेट करते हों, चाहे वो कोर इंजीनियरिंग के अंदर हों, उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है। अनलेस एंड हुँ, अनटिल आप टीचर बन जाते हैं या आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाते हैं, तो मैंने खुद देखा है कि जितने भी इंजीनियर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत नीचे लेवल पर होती हैं। वो अनलेस एंड अनटिल आप इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि जो जो लेट्स से एमबीएज़ होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है उन लोगों को, वो लोगों से बात कर रहे होते हैं। हम कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और हमें ईमेल्स लिख लेते हैं, हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो प या हम बात भी करेंगे, तो अपनी पीयर इंजीनियर से के साथ ही करेंगे। हुँ, हमारा हुँ, इंटरैक्शन बहुत कम होता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ या मार्केटिंग के साथ या इस तरह। तो ये चीज़ भी डेवलप करने की ज़रूरत है कि जो दूसरों से इंटरैक्शन है, इनफैक्ट आप अगर आपको कोर्स लेने हैं तो कोर्सेज़ ले सकते हैं। लेकिन ये हुँ, चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं बीइंग एन इंजीनियर। तो बिल्कुल राइटली सेड कि ये एक लैकिंग फैक्टर है जो इंजीनियर्स के साथ होता है। एग्ज़ैक्टली। सही। तो अली भाई, और कुछ आप कहेंगे फाइनल थॉट्स बिफोर वी कॉल ऑफ? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे ज़हन में थी हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई बच्चे जो हैं वो प्लान कर रहे हैं हायर एजुकेशन का, और ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियर हों, वो किसी भी फ़ील्ड से हों। हुँ, अगर हमने ज़्यादा इंजीनियरिंग की बातें की तो मैं वही उन्हीं चीज़ों पे एम्फसाइज़ करूँगा कि मतलब स्किल डेवलप करने की ज़रूर कोशिश करें। कोई भी आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें कोई स्किल डेवलप करें, और हार्ड वर्क जो है वो हमेशा इट ऑलवेज़ पेज़ ऑफ। ये हमेशा, और दुनिया में ज़्यादातर लोग, मेरा ख्याल है कि हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। तो जो हार्ड वर्किंग होते हैं उनको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक एज मिल जाता है और वो काफ़ी ग्रो बिल्कुल। कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन, अच्छा, मैंने स्किल की बात की, उसमें भी मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था, जो शायद पाकिस्तान में कुछ एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि आप स्किल ले लें लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत छोड़ दें नहीं है। इसको। हाँ, तो हाँ, हाँ। तो वो बिल्कुल मेरा मतलब नहीं था, एजुकेशन की एक अपनी वैल्यू है। अगर हमने हुँ। यूएस की इमिग्रेशन की बात की तो आप ईबी-1, ईबी-2, आप ये वीज़ा नहीं ले सकते अगर आप के पास आप एक कोई भी हायर इमिग्रेशन नहीं ले एजुकेशन नहीं सकते, है। जो प्रॉपर रूट है, इमिग्रेशन का रूट जो है, उसमें अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप नहीं ले सकते। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और हम लोगों के लिए जो जो मतलब इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी जॉब्स के चांसेस तो तभी बनते हैं जब वो हाइली डिग्री के क्वालिफाइड हाँ, हैं, और हुँ, उनके पास कुछ स्किल्स हैं कि जो जो वहाँ के लोकल्स के पास नहीं है। तो वो उसके बाद हुँ, उसको वैलिडेट उस तरह करते हैं ना उस आर्गुमेंट को कि हम इसको क्यों हायर कर रहे हैं इस पर्सन। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को ज़रूर सीखनी चाहिए, और बाहर जाकर ज़रूर काम करना चाहिए। मैं इसको एनकरेज करूँगा। राइट। चलें यार, ज़बरदस्त, नाइस टॉकिंग। और मैं आपका लिंक्डइन वगैरह जो भी आप कहेंगे सोशल्स में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के, इस पॉडकास्ट के। आई होप कि आप इसी तरह से हेल्प आउट भी करते रहें। लोग अगर आपको रीच आउट करना चाहेंगे तो डेफिनिटली लिंक्डइन से रीच श्योर। आउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। लाइकवाइज़, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।